बिंदु का जो फेस नंबर 8 है उसके डिस्कशन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, जिसमें एक तरफ संप्रदाय है और एक तरफ संस्थापक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन है, उच्छेदवादी के संस्थापक कौन है और नित्यवादी के संस्थापक कौन है। और इधर आपके ऑप्शंस में है पूरन कश्यप, पकुध कच्चायन और मखली घोषाल, अजीत केस कंबली। तो देखिए ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, मतलब जैसे आजीवक संप्रदाय के बारे में तो हमेशा ही पूछ देता है कभी कभी कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो मखली घोषाल है, मखली घोषाल। और आजीवक संप्रदाय के लोगों को ही भाग्यवादी भी कहा गया है। घोर अक्रियावादी जो है इसके जो संस्थापक है पूरन कश्यप है। उच्छेदवादी या इसको हम लोग भौतिकवादी भी बोलते हैं, देखिए इसको मैक्सिमम आप भौतिकवादी के नाम से ही देखिएगा, भौतिकवादी। उच्छेदवादी जो है इसको आपको कम जगह देखने को मिलेगा। भौतिकवादी जो है इसके संस्थापक जो है अजीत केस कंबली है। नित्यवादी जो है इसके संस्थापक पकुदा कच्चायन है। और संदेहवादी, जो संदेहवादी है, संदेहवादी को ही आप अनिश्चयवादी भी बोल सकते हैं। संदेहवादी को आप कभी कभी आपके क्वेश्चन में अनिश्चयवादी भी दिखता है, तो अनिश्चयवादी भी अगर दिख रहा है, अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी, तो भी आप समझ लीजिएगा कि वो किसके बारे में, संदेहवादी के बारे में ही बात कर रहा है। तो इसके संस्थापक जो है संजय वेलदुपुत है, संजय वेलदुपुत है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल, घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूरन कश्यप, भौतिकवादी के संस्थापक अजीत केस कंबली, नित्यवादी के संस्थापक पकुदा कच्चायन और अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय वेलदुपुत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको पता है ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, बाकी दोनों तो सही ही है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो तीसरा आपका इसमें गलत है। कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका जूल होता है, शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। आइए कुछ परीक्षा महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य को देखते हैं। किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड पर लगाए गए बल के परिणाम यानी फोर्स, बल के परिणाम और बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है कि गुणनफल, बल की दिशा में तय की गई दूरी के जो तय की गई दूरी का जो गुणनफल होता है से परिभाषित होता है। तो किसी पिंड द्वारा लगाया गया कार्य जो है, कार्य वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, फॉर्मूला से अगर इस पे न्यूमेरिकल पूछ देगा तो आप बना सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे डिस्कशन में आगे बात करते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है और एक जूल जो होता है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी फोर्स इंटू आपके दूरी, दूरी जो होता है मीटर में निकाला जाता है और जो फोर्स होता है वो न्यूटन में। तो न्यूटन मीटर भी इसका आप बोल सकते हो, मतलब कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी हो सकता है या उसको जूल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। ऑब्वियसली आप देख लीजिए किसी पिंड का विस्थापन ही अगर शून्य हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू एस जो आप कर रहे थे, एस को जीरो कर दीजिएगा तो W भी आपका जीरो हो जाएगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो वह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। बिल्कुल। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर गति के कारण ऊर्जा डेवलप हो रहा है तो गतिज ऊर्जा। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, हाफ mv² के बराबर होता है। आगे बात करते हैं। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाता है। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो mgh होती है, यानी PE पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। इस पे आधारित आपको बीपीएससी में और दरोगा और बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, फॉर्मूला सीधे बिठा देने पे। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जो है ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, न तो इसमें इसकी उत्पत्ति की जा सकती है न ही इसका विनाश किया जा सकता है। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा हमेशा जो सदैव होता है वो अचर रहता है। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा इत्यादि। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो उसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर कहते हैं। आगे बात करते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क मतलब आप वर्क और समय के बीच में जब डिवीजन कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, तो मतलब शक्ति निकल जाता है, पावर निकल जाता है, जिसका एसआई मात्रक वाट होता है। तो रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क समय के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे वे विश्व में कहीं भी स्थित हो। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल होता है। पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विचार कीजिए। केवल एक, केवल दो, 1 2 3 सभी। तो देखिए इसमें सभी सही होगा। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार
किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो लगता है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्यस्तक्रमानुपाती यानी डिसप्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल। एक प्रोपोर्शनल होता है, एक डिसप्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एक डिसप्रोपोर्शनल होता है। तो यह नियम जो है खगोलीय या पार्थिव या पूरा विश्व बड़ी या छोटी हो सभी वस्तुओं पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है जब तक कि वह बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध न हो। आगे बात करते हैं, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्व बल कहा जाता है। और गुरुत्व बल जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है। यहां से आप इसको थोड़ा सा रटना शुरू कर दीजिएगा, ये वाला पॉइंट। गुरुत्व बल जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है और यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तन होते रहता है और इसका मान जो है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जो है विषुवत वृत्त की ओर जो है घटता है। तो याद रखिएगा, ध्रुव से अगर आप विषुवत वृत्त की ओर आ रहे हैं तो इसका मान जो होता है घटता है। ये पॉइंट एकदम समझने वाला है, याद रखने वाला है कि गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है और यह पृथ्वी तल से विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर घटता है। किसी वस्तु का भार जो होता है वह बल होता है जिसमें पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी मास इनटू ग्रेविटी। आप कर दीजिएगा तो आपका भार निकल जाएगा। याद रखिएगा, भार जो होता है मास और ग्रेविटी का गुणनफल होता है। आगे बात करते हैं, भार का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटी का मान जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपका मास जो भार है वो चेंज हो जाएगा। मास तो आप सेम ही मास के रहिएगा कहीं भी रहिए। तो सभी वस्तुएं किसी तल में डूबने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं, बिल्कुल बायोवेंसी फोर्स का। किसी द्रव्य में वस्तुओं को डुबोया जाता है, उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव्य की सतह पर तैरने लगती हैं। यदि वस्तु का घनत्व द्रव्य से अधिक हो जाएगा तो वह द्रव्य में डूब जाएगी। अगला प्रश्न है आपसे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही का चयन कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, अलाउद्दीन खिलजी, 1000 स्तंभों वाला महल, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद है तुगलकाबाद का निर्माण, मोहम्मद बिन तुगलक, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का है। आगे बात करते हैं, 1000 दिन का जो झोपड़ा है, 1000 दिन का जो झोपड़ा है ये आपके अलाउद्दीन खिलजी का है, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो आप इसको देखिए, पहले ए का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ए का 2 ऑप्शन कौन कौन सा, एक ये है, एक ये है। बी का ऑप्शन 1 है, तो बी का ऑप्शन, अच्छा दोनों में सेम सेम है, तो थोड़ा सा एक बार और बढ़ दिया जाए। तीसरा आपका तुगलकाबाद, तो तुगलकाबाद का निर्माण किसने किया था, तुगलकाबाद का निर्माण जो था गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो सी का 4 हो जाएगा। अब देखिए सी का 4 ये वाला, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये कुतुब मीनार जो है ये, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। कुव्वत उल इस्लाम की अगर हम बात करते हैं तो ये दिल्ली में स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम जो आपका मस्जिद है ये दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार जो है ये भी आपके दिल्ली में स्थित है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अजमेर में, अजमेर में स्थित है। तो अगर आपसे स्थल पूछ देगा तो भी आप लोग बता दीजिएगा। आगे बात करते हैं, इल्तुतमिश का जो मकबरा है, इल्तुतमिश का जो मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है और इसको इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। देखिए कुछ एक आपको बात बता देते हैं सबसे पहले इल्तुतमिश जी के बारे में, कि इल्तुतमिश ने कुछ और भी संरचनाएं कराई थी, जैसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसी ने कराया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके द्वारा और जो, अच्छा ये भी आपका जो है ये दिल्ली में ही स्थित है। और अगर हम बात करते हैं कि गुंबद का प्रयोग सर्वप्रथम मकबरा में किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। गुंबद का प्रयोग सर्वप्रथम मकबरा में किसने उपयोग में किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। इसने और भी जो है जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया है जो बंदायूं में है। जामा मस्जिद का भी निर्माण इसने, जो जामा मस्जिद है इसका भी निर्माण इसने ही किया जो बंदायूं में स्थित है। कहां स्थित है, बंदायूं में। आगे बात करते हैं, इसने गंधक की बावली जो महरौली दिल्ली में है वहां भी स्थित इसने निर्माण कराया है। गंधक की बावली ये आपके महरौली में स्थित है। इसको भी इल्तुतमिश ने ही बनाया था। याद रखिएगा मकबरा में गुम्बद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इल्तुतमिश ने ही किया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश का मकबरा के साथ साथ सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जामा मस्जिद और गंधक का बावली, ये तीनों ही निर्माण आपके इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है और गुम्बद का सर्वप्रथम निर्माण भी जो है इल्तुतमिश ने ही किया है। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा एक आध और समझ लीजिए, बलबन का मकबरा, लाल महल जो है ये बलबन ने बनवाया था। और जो ये बलबन का मकबरा जो है ये दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ये दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में एक चीज तो देखिए, जो आपका शुद्ध एकदम विशुद्ध जो आपका इस्लामिक शैली जो है ना, पहली बार इसी ने इस्तेमाल किया था। जो विशुद्ध इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया, विशुद्ध इस्लामिक शैली का
इस्लामिक शैली का प्रयोग, विशुद्ध इस्लामिक शैली का प्रयोग जो है सर्वप्रथम इसी ने किया था। विशुद्ध जो इस्लामिक शैली का प्रयोग है सर्वप्रथम बलबन ने ही किया था अपने द्वारा जो बनाए गए संरचनाएं हैं उसमें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब आगे तो देखिए निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया है। निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये कहाँ स्थित है? आपके दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन का मकबरा, निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है ये आपके दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने जो है अपने जहांपनाह नगर की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जहांपनाह नगर की। जहांपनाह नगर की स्थापना किसने की थी? जहांपनाह नगर की स्थापना इसी ने किया था। जहांपनाह नगर की स्थापना इसी ने किया था। और अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, गयासुद्दीन ने अपना भी मकबरा खुद बनवाया था। अपना मकबरा भी स्वयं बनवाया था। अपना मकबरा मकबरा जो है स्वयं बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक। मतलब निजामुद्दीन औलिया का मकबरा तो बनवाया ही, सॉरी तुगलकाबाद का निर्माण तो किया ही किया था, अपना मकबरा भी बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अभी चूंकि हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है दिल्ली में है और इसने जो है एक और नगर की स्थापना की थी जो जहांपनाह नगर है। जहांपनाह नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की थी। आगे अगर बात करते हैं सिकंदर लोदी के बारे में तो सिकंदर लोदी ने मोठ मस्जिद जो है, मोठ मस्जिद इसका निर्माण किया था। और आगे बात करें तो श्रीनगर श्रीनगर हजार स्तंभ, अल्लाही दरवाजा जो है ये सारा निर्माण किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। देखिए ये एक्चुअली श्रीनगर इधर है, श्रीनगर तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस चीज का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं आपकी, थोड़ा सा इसमें हम एक्स्ट्रा चीजें बताएं उसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि विशुद्ध इस्लामिक शैली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बलबन ने किया था। गुम्बद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ये सब चीजें पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। तो ये उपराष्ट्रपति का बात पूछता है कि निम्न में से कौन कौन ने उपराष्ट्रपति का पद जो है संभाला है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आइए एक बार बात कर लेते हैं। देखिए उपरोक्त में से जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और जो आपके शंकर दयाल शर्मा है इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है संभाला है। बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में तो इनका जो संविधान में उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 63 में किया गया है और पदानुक्रम में ये राष्ट्रपति के पश्चात दूसरे स्थान पर आते हैं उपराष्ट्रपति। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 तो ये उपबंध करता है कि उपराष्ट्रपति जो है संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति जो होता है ये जो कोई सांसद नहीं होता है, मतलब ये मेंबर ऑफ जो है पार्लियामेंट नहीं होते लेकिन उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कोई मेंबर चुने हुए मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, इनको अलग से इनका चुनाव होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, अगर आप निर्वाचित बात कर रहे हैं तो भी और मनोनीत बात कर रहे हैं तो भी, दोनों सदनों के सदस्य में दोनों इसमें इंक्लूडेड है, मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है, दोनों ही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है कैसे होता है तो एकल संक्रमणीय मत पदाधिकारी के आधार पर होता है। निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, केवल संसद के सदस्य शामिल होते हैं। शपथ की बात करते हैं तो इनका जो शपथ होता है अनुच्छेद 69 के तहत होता है। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। उस उपराष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को आरबीआई में 15,000 रुपया की जमानत राशि जमा करानी होती है और अगर वो उनका जमानत जब्त हो जाता है तो ये पैसा वापस नहीं मिलता है और अगर जमानत जब्त नहीं होता है तो ये पैसा पुनः वापस मिल भी जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में एक बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है जिस पर लोकसभा की सहमति होनी चाहिए, जिसमें लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण के कुछ बातों के बारे में। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है, जो कि अभी जगदीप धनखड़ को चूंकि जगदीप धनखड़ साहब ने अपने हेल्थ इश्यूज का बात करके इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद सीपी राधाकृष्णन जो है ये दक्षिण भारत के हैं, इन्होंने ये पद संभाला है। फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के राष्ट्रपति थे। ये भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। ये भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका मैथ्स है, मैथ्स को स्किप कीजिए। 7वां जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश है, इसको स्किप करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे, 8वें नंबर पे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प को चुनिए। टुरू समर फेस्टिवल, मारबत उत्सव, 26वां दिव्य कला और बसोहली उत्सव 2025 कहां मनाया गया है? स्थल पूछ रहा है, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए जो शुरू समर फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में है, मनाया गया है 2025 का। मारबत उत्सव ये आपके एग्जाम में पूछा है, मारबत उत्सव जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया है। 26वां दिव्य कला मेला जो है ये पटना में मनाया गया है और बसोहली उत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नुआखाई उत्सव जो है ये उड़ीसा में मनाया गया है, बनाया ही जाता भी है ऐसे भी समझिए। गाई जात्रा त्योहार जो है ये नेपाल में मनाया गया है और 27वां सरस आजीवक मेला जो है ये नई दिल्ली में मनाया गया है। कहां मनाया गया है? नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से
कथनों पर विचार कीजिए। बिहार सरकार ने जेपी सेनानियों के पेंशन को दोगुना कर दिया है। बिहार के नए जो मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत ने 1 अगस्त 2025 से आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया है। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक को जीता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उसका चयन करना है। तो देखिए इसमें से जो ये वाला है आपका बिहार सरकार वाला कि जेपी सेनानियों के पेंशन को दुगना करिए, बिल्कुल सही बात है। बाकी जो है डेट वगैरह में थोड़ा सा ये है, आइए देखते हैं। देखिए उपयुक्त कथन में केवल एक कथन सत्य है, बाकी असत्य है। देखिए बिहार के नए मुख्य जो सचिव हैं प्रत्यय अमृत जो है जिनको बनाया गया है, ये अमृतलाल मीणा का स्थान लिए हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में प्रत्यय अमृत ने जो है 1 सितंबर 2025 को कार्यभार ग्रहण किया था, ना कि 1 अगस्त को। बिहार सरकार ने जेपी सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दिया है। देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, 6 माह से अधिक जो व्यक्ति जेल में रहे थे जेपी सेनानियों का, वैसे जेपी सेनानियों का पेंशन जो है वो 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है और प्रति माह के तौर पे, और 6 माह से कम तक जेल में रहने वाले जेपी सेनानियों का वेतन जो है वो 7500 से बढ़ाकर 15,000 रुपया प्रति माह जो है पेंशन कर दिया गया है। तो 6 माह से अधिक वाले अवधि तक जेल में रहने वाले जेपी सेनानियों का पेंशन जो है 15 से 30 कर दिया गया है, और जो 6 माह से कम वाले हैं उनका 75 से 15 कर दिया गया है, 7500 से 15,000 कर दिया गया है। आगे बात करते हैं एशिया रग्बी 20 चैंपियनशिप जो है, इसका आयोजन जो है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ है और इसमें भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है। पुरुष वर्ग में जो है हांगकांग ने स्वर्ण पदक जीता है श्रीलंका को हरा के, और महिला वर्ग में जो चीन है इसने स्वर्ण पदक जीता है हांगकांग को, जिसको रजत मिला है उसको हरा के। इसका जो शुभंकर था अशोक था, अशोक अशोक अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? वस्त्र अनुसंधान संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देखिए इसका यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है इसमें पूरा आपके जितने भी भारत के इंपॉर्टेंट संस्था और कहाँ पे स्थित है वो सारा चीज बता दिया गया। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए, इसको एक बार देख लिया जाए, इसको एक बार देख लिया जाए। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। वस्त्र अनुसंधान संस्था जो है ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था जो है ये लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है करनाल हरियाणा में स्थित है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान जो है ये मुंबई में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है ये पुणे में स्थित है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो है ये भी नई दिल्ली में स्थित है। गन्ना प्रजनन संस्था ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। और एक चीज याद यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था जो है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था जो है ये देहरादून में स्थित है। केंद्रीय आलू रिसर्च संस्थान जो है ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था जो है ये कटक उड़ीसा में स्थित है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि शीतकालीन में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? तो शीतकालीन में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है अशोक चक्र है, अशोक चक्र। देखिए शीतकालीन में 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो दिए जाते हैं, सबसे ऊपर जो है अशोक चक्र होता है, अशोक चक्र। ये शीतकालीन हो गया, ये शीतकालीन हो गया। और एक होता है युद्धकालीन, एक होता है युद्धकालीन। तो युद्धकालीन और शीतकालीन को एक ही साथ देख लीजिए। इसमें होता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। इसके 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो है। और इसमें अशोक चक्र होता है, कृति चक्र होता है, कृति चक्र होता है, अशोक चक्र हो गया, कृति चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, कृति चक्र हो गया और शौर्य चक्र हो गया, शौर्य चक्र, शौर्य चक्र, शौर्य चक्र, ये दोनों हो गया। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले दोनों में किसकी शुरुआत हुई थी? तो पहले सबसे पहले ये आपके युद्धकालीन जो पुरस्कार है वीरता पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी, ये 1952 में इसको व्यवस्थित रूप से स्थापित किया गया था। हालांकि इसका पूर्व प्रभाव रूप से ये लागू जो हुआ था 1947 में ही हो गया था। ये जो है आपका इसका जो स्थापना है, इसको जो शुरुआत किया गया था ये 1950 में किया गया था। 1950 में 26 जनवरी 1950 को मतलब जब हमारा संविधान लागू हो गया था, हम लोग जब अपना संविधान को लागू कर लिए थे, लेकिन पूर्वव्यापी तरीके से ये लागू है। पूर्वव्यापी मतलब भले ही स्थापित बाद में हुआ है, लेकिन इसको दिया जा रहा है पहले से, पूर्वव्यापी तरीके से लागू है। और ये जो है 1947 से ही इसको दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये चीजें, अशोक चक्र, कृति चक्र, शौर्य चक्र ये शीतकालीन है। और परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, यहाँ पे दुश्मन की उपस्थिति होनी आवश्यकता है, यहाँ पे दुश्मन की उपस्थिति होनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये दोनों में अंतर यही है, मुख्य अंतर जो यही है। ठीक है, चलिए आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए जो शीतकाल में भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो अशोक चक्र है। यह पुरस्कार युद्ध क्षेत्र से दूर अत्यंत विशिष्ट वीरता या आत्म बलिदान जैसे साहसिक या उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। अब आप सोचोगे सर मतलब कैसे? तो देखिए ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल है और कोई एक सैनिक है। हॉस्पिटल में अचानक से आग लग गया,
तो जरूरी थोड़ी है कि आप युद्ध लड़के ही आप देश का रक्षा कर सकते हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति क्या करेगा, अगर इस हॉस्पिटल के आग को बुझाने में और वहां से लोगों का जान बचाने में अपने सर्वोच्च बलिदान दे रहा है, मान लो कि अपनी जान का जोखिम करके अगर वो अपने सारे लोगों को बचा रहा है, तो ये भी तो एक वीरता ही हुआ ना। तो इस तरह के पुरस्कार को ये बेसिकली शीतकालीन या शांतिकालीन पुरस्कार बोला जाता है। अशोक चक्र पाने वाले पहले भारतीय जो थे हवलदार बचित्तर सिंह थे। इन्होंने 1952 में यह पुरस्कार प्राप्त किया था, क्योंकि शुरू ही हुआ था 1952 से, स्थापित ही हुआ था ये पुरस्कार 1952 में। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला जो है नीरजा भनोट थी, जिन्होंने 1987 में मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त किया था। चलिए अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ओवरी और कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल, उपयुक्त में से कौन सा से स्त्री केसर के भाग हैं? स्त्री केसर के भाग हैं, इसका व्याख्या करना है, ऑप्शंस में दिया हुआ है। देखिए तो इसका जो उत्तर है, इसको समझने से पहले आइए इसको थोड़ा सा एक डायग्राम हम बनाना चाहेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये जो होता है, ये हम एक आकृति बना रहे हैं जो फूल से संबंधित होने वाला है। आइए इसको देखते हैं। आप सभी ने ये फूल का ये ढांचा जो है देखा होगा। देखिए इसको समझिए, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट इसमें कौन कौन सा होता है उसको समझा जाए थोड़ा सा, ताकि आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पत्ते होते हैं, फ्लावर्स के पत्ते होते हैं, जो फ्लावर्स के कली वाले फूल होते हैं वो वाले होते हैं। ये फूल हो गया, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए ये वाला जो है इसको हम लोग फीमेल पार्ट बोलते हैं और इसी को हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोला जाता है, जो ये वाला होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका बोला जाता है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये इसको अंडाशय बोला जाता है, अंडाशय। ये तीनों पार्ट जो है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और वर्तिका, ये तीनों आपके फीमेल पार्ट्स हैं। अब आ जाइए पुरुष वाले पार्ट्स में। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला डंडा जो, इसको हम लोग पुंततु बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, जो जिसके ऊपर दाना 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 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं, परागकोश। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर, ठीक है। और उसके बाद ये जो फूल का पत्ता जो होता है, इसका जो फूल का पत्ता होता है, इसको हम लोग दल बोलते हैं, दल, पेटल बोला जाता है, पेटल। तो आपका जो देखिए ये वाला जो परागकोश है और जो आपका पंततु है, ये वाला आपका कौन सा पार्ट होता है? तो ये मेल पार्ट होता है, मेल। यही वाला जो इसके जो छोटे छोटे दाना होते हैं, इसके वर्तिकाग्र में आते हैं, और वर्तिकाग्र के बाद वो फिर नीचे आते हैं। इसमें से दो जो होता है अंडाशय में जाता है, जो बाद में जाके आगे विकसित होता है, भ्रूण बनता है, एम्ब्रायो बनता है, तब जाके वो एक नया कली या फूल निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स थे जो मैंने आपको सोचा कि इस डायग्राम के माध्यम से मैं बता दूं। तो इसमें फीमेल पार्ट क्या क्या है? तो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। पुरुष वाला पार्ट कौन कौन सा है? तो परागकोश और पंततु है। तो ये कुछ आपको मैंने डायग्राम के माध्यम से बताना चाहता। आइए इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। जयांग जो होते हैं, जिम्नोसियम जो होते हैं, पुष्प के मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, पुष्प के मादा जनन का। तो जिम्नोसियम जो होते हैं, ये उसके मादा जनन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो जयांग एक जो है, स्त्री केसर जो है, या बहु स्त्री केसर हो सकते हैं। यहाँ पर जयांग एक से अधिक होते हैं, वहां जो है स्त्री केसर जो है, पिस्टल, आपस में संगलित होकर या फिर आपस में स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इसमें जो देखिए वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, यहीं पे पराग कणों के वितरण मंच का काम करता है। इसमें जो है आपको भी बताए थे, यहाँ वाला जो है, यहाँ पे अपना लाके जो दाना है वो डालता है सबसे पहले। उसके बाद वर्तिका होती है, यह एक दीर्घकृत पतला भाग होता है जो वर्तिका के नीचे होता है, वर्तिकाग्र के नीचे होता है। यहाँ वर्तिका के नीचे नहीं, वर्तिकाग्र के नीचे होता है, वर्तिकाग्र के नीचे, इसके नीचे होता है। इसी के माध्यम से ये दाना नीचे गिरता है, ठीक है। पराग कण के बने जो पराग नलिका को है, अंडाशय बोला जाता है। अंडाशय तक पहुंचने का रास्ता होता है। देखिए यहाँ पे यह आपका अंडाशय है, यहीं पे आके यहाँ पे पूरा आपका जो अंडाशय वगैरह वाला पार्ट है वो होता है। तो स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग अंडाशय होता है। कार्य जो है अंडाणुओं का निर्माण करना होता है इसका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम बताइए। तो ये आपके केमिस्ट्री का फिजिक्स का पार्ट है। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स जो है ये होता है, साइंस के क्वेश्चन है ये। देखिए फिजिक्स का ये पार्ट है। नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का जो क्रम है, बीटा है, अल्फा है और गामा है। बीटा है, अल्फा है और गामा है। बीटा है, अल्फा है और गामा है। देखिए यदि कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है, अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, तो इसके परमाणु संख्या में 2 इकाई घट जाता है और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई घट जाता है, तथा नया आवर्त सारणी जो होता है वो हमेशा 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यदि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अल्फा कण का उत्सर्जन कर रहा है, तो वो क्या क्या करेगा? इसकी परमाणु संख्या जो है 2 घट जाएगी, 2 इकाई, और द्रव्यमान संख्या 4 इकाई घट जाएगी, तथा नया आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे खिसक कर चला जाता है। बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है तो परमाणु संख्या 1 इकाई बढ़ जाता है, द्रव्यमान संख्या अप्रभावित रहता है, और नया तत्व जो होता है आवर्त सारणी में 1 स्थान आगे खिसक जाता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। आइए आगे बात करते हैं। किसी उद्योग में मशीन, भूमि और भवन किस प्रकार की पूंजी मानी जाती है?
ठीक है। तो देखिए ये अस्थायी पूंजी मानी जाती है। जो उद्योग का जो मशीन होता है, बहुत लंबे समय तक काम करने वाला चीज, जमीन जो होता है बहुत लंबे समय तक वहां पे उद्योग चलता है, और भवन जो होता है जिसमें ये बना होता है, जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है, तो ये लंबे समय तक का आपको क्या बोलते हैं, पूंजी देता है, तो इसको अस्थायी पूंजी बोलते हैं, अस्थायी पूंजी। आइए देखिए क्या होता है ये। तो अस्थायी पूंजी एक ऐसी पूंजी होती है जो लंबे समय तक उद्योग या उत्पादन में प्रयोग की जाती है। अब भूमि तो आप बदल नहीं सकते, फैक्ट्री अगर लगा दिए तो, ठीक है, भवन बदल नहीं सकते, मशीनें जल्दी बदला नहीं जाता है, 30-30 साल, 40-40 साल, 10-10 साल ऐसे चलता है, तो लंबे समय तक चलने वाला है, तो यह बार बार उपयोग होती है और जल्दी समाप्त नहीं होती है। उदाहरण जो है मशीन, भवन, भूमि उपकरण, फर्नीचर इत्यादि हो गया। इसका मूल्य जो है धीरे धीरे घटता है, लेकिन ये लंबे समय तक उत्पादन में सहायक होता है। कार्यशील जो पूंजी है, इसमें कच्चा माल, मजदूरी, बिजली, पानी बिल, तैयार माल का भंडार इत्यादि होता है, ठीक है। और कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जिसका उपयोग किसी उद्योग या व्यवसाय की दैनिक गतिविधियों को चलाने में किया जाता है। प्रारंभिक पूंजी वह पूंजी होती है जो किसी व्यवसाय या उद्योग को शुरू करने के लिए सबसे पहले लगाया जाता है। इसे प्रारंभिक निवेश भी कहा जाता है, और यह पूंजी जो है अस्थायी और कार्यशील दोनों पर खर्च की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्राजील के इताबीरा पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये जो है लौह अयस्क पाया जाता है। इस क्वेश्चन को रटिए, ये सब स्टैटिक्स टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो ब्राजील का जो इताबीरा पहाड़ी जो है, इसमें लौह अयस्क पाया जाता है। लोहा एक धात्विक खनिज होता है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, ये वाला पार्ट याद रखिएगा। जो मैग्नेटाइट होते हैं, सबसे पहला सबसे बढ़िया वाला जो होता है मैग्नेटाइट ही होता है। इसके बाद दूसरे नंबर का जो सबसे अच्छा किस्म का लौह अयस्क होता है वो हेमेटाइट होता है। इसके बाद लिमोनाइट होता है, इसके बाद सीडेराइट होता है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये 4 प्रकार के इसके अयस्क होते हैं, जिसमें सबसे बेहतर जो होता है ये मैग्नेटाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा जो होती है इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो सबसे बेहतर होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैग्नेटाइट जो होता है सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क होता है, जबकि सीडेराइट का जो है लौह कार्बोनेट, सीडेराइट को जो है लौह कार्बोनेट कहा जाता है। लौह अयस्क के उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से प्रमुख जो राष्ट्रों में अगर राष्ट्र की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, रूस है, चीन है और यूक्रेन शामिल है। मैग्नीज की प्राप्ति जो है पायरोलुसाइट और रोडोक्रोसाइट जो है जैसे अयस्कों से की जाती है मैग्नीज की प्राप्ति। आगे बात करते हैं। चीन के जो पेंकी क्षेत्र है, पेंकी क्षेत्र, वहां पे भूटान क्षेत्र और हुनान एवं यूक्रेन के जो निकोपोल में जो है ये मैग्नीज पाया जाता है। कोयला को औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है। कोयला का सर्वोत्तम किस्म जो होता है वो एंथ्रोसाइट होता है, तथा निम्न किस्म जो होता है वो पिट होता है। कोयले के उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से प्रमुख राष्ट्रों में सबसे आगे कौन है? अमेरिका है, फिर रूस है, फिर चीन है, फिर भारत है, फिर इंडोनेशिया शामिल है। याद रखिएगा, भंडारण की दृष्टि से बात कर रहा है, उत्पादन एवं भंडारण दोनों। कनाडा के जो सडबरी क्षेत्र है और उसके बाद मनिटोबा तथा चिली के जो चुक्वी कामाटा क्षेत्र जो है, यहाँ पे तांबा पाया जाता है। तांबा जो है आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। आइए देखिए कौन से खनिज कहाँ पे सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो अमेरिका में जो है ये लौह अयस्क का जो क्षेत्र है वो मेसाबी रेंज हो गया, पेसिल्वेनिया हो गया, अल्बामा हो गया। दक्षिण अफ्रीका में जो है पोस्टमास वर्ग क्षेत्र हो गया। यूक्रेन में जो है डोनेटस्क बेसिन हो गया। स्वीडन में जो है कुरुना और गैलीवारा हो गया, और रूस में जो है मैग्नेटोगोर्स्क पर्वत हो गया। अगला ये क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य निम्न में से कौन है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर। झारखंड का झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। झरिया से जो है बिटुमिनस प्रकार के कोयला प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, झरिया से जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाता है। आगे बात करते हैं। झारखंड कोयला भंडार की दृष्टि से अग्रणी राज्य है। यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र में झरिया हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया, कर्णपुरा हो गया, गिरिडीह हो गया, ये सब प्रमुख है। कौन कौन सा? तो झरिया, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा, गिरिडीह। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो दामोदर घाटी में स्थित है, और यह झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन घाटी में भी कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ कोयले के भंडारण की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर कोयले की प्रमुख खाने जो है विश्रामपुर, तातापानी, चिरमिरी, सोनहट और कोरियागढ़ में स्थित है। उड़ीसा में भारत के 1/4 कोयले का भंडारण है। यहाँ के कोयला क्षेत्र जो है तलचर है, रामपुर है और हिमगिर है, यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ टर्शियरी चट्टानों में जो है लिग्नाइट कोयला के भंडार पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, तो लिग्नाइट प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। यहाँ कोयले की भंडारण जो है पूंछ, रियासी, बालाकोट और उधमपुर में मिलता है। लिग्नाइट जो है ये निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है और यह मुलायम होने के कारण अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडारण जो है तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं, और भारत में कोयले के कुल संचित भंडार का जो है 98% भाग तथा कुल उत्पादन का 99% भाग जो है ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन है ये 1918 में हुआ था। देखिए, वर्ष 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। रीजन ये था कि मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र की रिपोर्ट जो है 8 जुलाई 1918 को प्रकाशित हुई थी, जिसके प्रति कांग्रेस ने निराशा व्यक्त की थी, जिसके प्रति जो है कांग्रेस जो था वो निराशा व्यक्त किया था। लेकिन कुछ जो नरमपंथी नेता थे, जिसमें जो मुख्य रूप से सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इनके नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को सभा कर इस रिपोर्ट का स्वागत किया गया था, मॉन्टेग्यू जेम्स रिपोर्ट रिफॉर्म का।
तो इसी समय जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा इनके नेतृत्व वाले नेताओं ने जो है कांग्रेस से अलग होकर नेशनल लिबरल लीग की स्थापना की थी। तो नेशनल लिबरल लीग की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की रिपोर्ट के बाद, चूंकि इन्होंने इसका सपोर्ट किया था, आया था। नेशनल लिबरल लीग बाद में जो है अखिल भारतीय उदारवादी संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस प्रकार जो है कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था और कांग्रेस का पहला विभाजन जो है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था, नरमपंथी और गरमपंथी दल में। तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस के विभाजन को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कांग्रेस जो है गरमपंथ और नरमपंथ में विभाजित हो गया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है प्रारंभ में नागपुर में होना था, लेकिन विवाद के बाद यह सूरत में हुआ था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने किया था। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान पुनः गरम दल एवं नरम दल का एकजुटता भी हुआ था। इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, निभाने वाले लोग में आपकी एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, फिर बाल गंगाधर तिलक, ये सब लोग शामिल थे। आगे बात करते हैं, लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच जो है फाई को समाप्त हो गया था और दोनों एक दूसरे के सहयोग करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 किस मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद लगाया गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई थी? तो देखिए भोला पासवान शास्त्री जो थे, पहली बार इन्हीं के समय लगा था और ये लगभग 1 साल के लिए लगा था। आइए देखिए, भोला पासवान शास्त्री जो है, इन्होंने अपनी गठबंधन सरकार के भीतर दबाव और मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया था, जिससे सरकार गिर गई थी। बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। कहीं भी राष्ट्रपति शासन जो होता है 356 के ही तहत लगता है। बिहार में सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे, उनका नाम नित्यानंद कानूनगो था और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 68 से 69, जून 1968 से फरवरी 1969 तक लगभग 8 महीने के लिए लगा था। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 8 बार लग चुका है और बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है 2005 में लगा था और उस समय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थी और राज्यपाल जो थे बुट्टा सिंह थे। आइए देख लेते हैं बिहार में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा है और उस समय कौन मुख्यमंत्री थे और कौन जो है राज्यपाल थे। देखिए 8 बार का है। एक बार जो 68 से 69 के बीच में लगा था, मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, जो है यहाँ पे जो होगा आपका ये हो जाएगा राज्यपाल और यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा मुख्यमंत्री। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। आइए देखिए, राज्यपाल कौन था पहली बार? तो नित्यानंद कानूनगो थे और भोला पासवान शास्त्री जो है वो थे। और जो उसके बाद दूसरा बार ये लगा था राष्ट्रपति शासन 69 से 70 के बीच में लगा था। उस समय भी जो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे और उस समय भी जो मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री थे। फिर जो है 72 से 72 में ही लगा था, लगभग 2 महीना के लिए। देवकांत बरुआ जो थे उस समय राज्यपाल थे और भोला पासवान शास्त्री ही उस समय मुख्यमंत्री थे। फिर 77 से 77 के दौरान जगन्नाथ कौशल जो राज्यपाल थे वो थे और उस समय जगन्नाथ मिश्रा जो थे ये मुख्यमंत्री थे। फिर 80 से 80 के बीच में लगा था AR किदवई जो थे, ये उस समय के क्या थे? ये इस समय के राज्यपाल थे और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके जो राम सुंदर दास हैं ये उस समय के मुख्यमंत्री थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे तिथि और दिवस दिया हुआ है। 10 अगस्त को क्या होता है, 7 अगस्त को क्या होता है, 12 अगस्त को, 14 अगस्त को क्या होता है? तो देखिए जो 10 अगस्त को है ये विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। फिर 7 अगस्त जो है ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस तो ये हो जाएगा 4th। फिर आपका 12 अगस्त जो है ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और फिर जो आपका 14 अगस्त जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो आइए इस पर एक बार देख लेते हैं इसका कौन कौन सा मिलान है और कुछ एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं। जैसे 7 अगस्त जो होता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अगस्त जो है विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त जो है विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त जो है हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त जो है जिसको नागासाकी दिवस भी बोलते हैं के रूप में मनाया जाता है। 23 अगस्त जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए इस बार राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का जो थीम था 1 घंटा खेल के मैदान में, ये था। अगला प्रश्न है आपसे, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली, तो दिल्ली विधानसभा बनी है ये। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा जो है, तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा जो है दिल्ली विधानसभा बनी है। आइए कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। IIT पलकर जो है ये भारत का पहला AI संचालित जो है लर्निंग ऐप टूटोज लॉन्च किया है। टूटोज तो भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप टूटोज हुआ है। ग्लोबल AI सिटिंग इंडेक्स 2025 में जो है सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है और बेंगलुरु को इस इंडेक्स में 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2025 के जुलाई महीना के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सोफिया डंकले को तथा शुभम गिल को चुना गया है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है झारखंड टीम ने जीता है। नम्रता बत्रा जो है 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में इन्होंने रजत पदक जीता है।
तो महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? तो नम्रता बत्रा ने जीता है, नम्रता बत्रा ने। भारत ने जो है फिजी को मानवीय सहायता के लिए जो है 5 मीट्रिक टन जो है लोबिया के बीज भेजे हैं। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने जो है अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। इसके पहले उत्तर प्रदेश भी ऐसा काम कर चुका है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड प्रथम पर स्थान पर है। भारतीय सेना ने असम में जो है समन्वय शक्ति अभ्यास शुरू किया है। नासा ने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोज लिया है। ईरान ने जो है सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल परीक्षण किया है। जो सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत बने हैं। सर्जियो गोर जो है भारत में अमेरिकी राजदूत बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच खालिद जामिल को नियुक्त किया गया है और भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण नई दिल्ली में किया। जी ये नई दिल्ली में नहीं होगा, ये हैदराबाद तमिलनाडु में होगा। तो देखिए इसमें जो कथन, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कथन बी असत्य है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित कोच का सफल परीक्षण जो है चेन्नई तमिलनाडु में किया है। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज जो है आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता में भारतीय सेनाओं को सौंपा गया है। महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य हुआ है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है चैंपियन बनी है। रूस में जो है 600 साल बाद, ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, रूस में 600 साल बाद जो है क्रासेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है। रूस जो है अगस्त 2025 में परमाणु संधि से बाहर हो गया है। ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से विदुमुड्डी पेड्डी राजू को सम्मानित किया गया। विदुमुड्डी पेड्डी राजू को सम्मानित किया गया है। अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष एस राधा चौहान जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपसे, संविधान सभा में बिहार से निर्वाचित उन सदस्यों की पहचान करें जो भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। तो ऑप्शंस दिया है, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिन्हा, कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये भारत के अंतरिम मंडल एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल दोनों में ये लोग शामिल था। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करते हैं तो अंतरिम मंत्रिमंडल में इनको खाद्य और कृषि मंत्री का पदभार मिला था और स्वतंत्र भारत में ये प्रथम राष्ट्रपति बने थे। जगजीवन राम के बारे में बात करते हैं तो अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल दोनों में ये श्रम मंत्री के पद पर थे। आगे बात करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में, तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन वे अंतरिम मंत्रिमंडल या स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा और श्री कृष्ण सिंह के बारे में समझ लीजिए, ये दोनों बिहार के प्रमुख नेता थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। याद रखिएगा, ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि ये दोनों नेता जो है केंद्रीय स्तर पर अंतरिम मंत्रिमंडल या स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो बिहार के कुल 36 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? 36। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा में बिहार के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? तो नाम देख लीजिए, श्री कृष्ण सिंह थे, महाराजा कामेश्वर सिंह थे, सत्यनारायण सिन्हा थे, कामेश्वर सिंह थे, श्याम नंदन सहाय थे, जयपाल सिंह थे। ठीक है। तो और एक आपको अभी यहाँ पे दिखा था 2 लोगों में, एक आपके ये अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। तो ये दोनों लोग मंत्रिमंडल संविधान सभा में शामिल थे। चलिए आगे बात करते हैं, बिहार में विंध्य चट्टान कहां पाई जाती है? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्वी में या उत्तरी भाग में? तो देखिए जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वहां पे ये पाया जाता है बिहार का जो विंध्यन चट्टान है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहले बिहार का जो पाट का निर्माण हुआ था धारवाड़ चट्टान का हुआ था। धारवाड़ चट्टान जो दक्षिण भारत का है, धारवाड़ चट्टान जो है दक्षिण भारत का है, धारवाड़ चट्टान जो है दक्षिण भारत का। उसके बाद जो है आपका विंध्य की चट्टान का निर्माण हुआ था, विंध्यन की चट्टान जो उसका। इसके बाद आपका यहाँ पे जो है टर्शरी चट्टान का निर्माण हुआ था, फिर मैदानी भाग का निर्माण हुआ था। तो इस तरह से बिहार ये जो बना था 4 पार्ट, इसमें टोटल 4 समय काल के निर्माण काल के हिसाब से ये बना है। तो धारवाड़ हो गया, विंध्यन हो गया, टर्शरी हो गया, और जो है आपका क्वाटनरी या मैदानी भाग, जो गंगा का मैदानी भाग बोलते हैं। तो 4 पार्ट में बना था ये। तो देखते हैं, देखिए धारवाड़, विंध्यन, टर्शरी, क्वाटनरी, ये 4 चट्टानें हैं। जो धारवाड़ है ये मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि क्षेत्र में है। ये बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। विंध्यन जो है कैमूर, रोहतास वाला क्षेत्र है, ये दूसरा सबसे प्राचीन क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्शरी में जो है आपका प्लिस्टोसिन, इसमें पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र, सोमेश्वर पहाड़ी स्थित। और जो क्वाटनरी है इसको मैदानी क्षेत्र, इसको प्लिस्टोसिन एवं होलोसिन दोनों में बोलते हैं। गंगा का मैदान है इसमें। और बिहार का अधिकांश जो भाग है मैदानी भाग ही है, लगभग 96% जो है, 96% से थोड़ा ज्यादा ही है, ये आपके मैदानी भाग के रूप में। तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में जो प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र होता है उसको हम लोग चौर या मान कहते हैं। और गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को हम लोग दियारा प्रदेश कहते हैं। दक्षिण गंगा मैदान में जलमग्न भूमि को टाल कहा जाता है।
आगे है, किस पाल शासक ने बौद्ध भिक्षु अतिशा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंत्रिमंडल को तिब्बत भेजा था? तो देखिए ये महिपाल प्रथम है। देखिए इसको समझते हैं थोड़ा, एक तरह से पूरे चैप्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। देखिए महिपाल प्रथम जो है ये बौद्ध भिक्षु अतिशा जो है के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल को तिब्बत भेजे थे, ठीक है। और सांतरक्षित को भी भेजे थे, दो लोगों को एक्चुअली भेजे थे, सांतरक्षित और अतिशा जो थे दोनों को, सांतरक्षित और अतिशा दोनों को भेजा गया था। महिपाल प्रथम के काल में चोल शासक जो है राजेंद्र चोल प्रथम भी इनको बोला जाता है, इन्होंने अपने बेटे विक्रम चोल को, नेतृत्व इन्होंने किया था, विक्रम चोल को भेजा था और इन्होंने महिपाल प्रथम को पराजित किया था। पाल वंश की स्थापना की अगर हम बात करते हैं 750 ईस्वी में गोपाल ने किया था, और गोपाल जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उसने उदंतपुरी मठ और उदंतपुरी विश्वविद्यालय दोनों का निर्माण किया था। धर्मपाल जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में और सोमपुरी महाविहार जो है ये बांग्लादेश में इन्होंने स्थापना किया था। धर्मपाल जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर कन्नौज के शासक इंदिरा युद्ध को पराजित कर चक्रा युद्ध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया था। धर्मपाल जो है उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि भी लिया था, उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि भी लिया था। धर्मपाल के पुत्र देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री जो है सुलेमान भारत आया था। देवपाल ने जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी और देवपाल जो है लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त को संरक्षण दे दिए थे। लोकेश्वर शतक जो है के रचयिता वज्रदत्त को संरक्षण इन्होंने दिया था। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामीन और परम सौगात भी कहा गया है। शैलेंद्र शासक ने पाल राजा देवपाल से नालंदा में एक विहार बनाने के लिए 5 गांवों की राजस्व देने का अनुरोध किया था, जिसे देवपाल ने स्वीकार कर लिया था। आगे बात करते हैं तो देवपाल के शासनकाल में जो है कैवर्त विद्रोह हुआ था, कैवर्तों का विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का वर्णन जो है संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित्र पुस्तक में किया गया है। संध्याकर द्वारा रचित रामचरित्र पुस्तक में किया गया। दाय भाग के रचयिता जिमुतवाहन को पाल शासकों ने संरक्षण दिया था। दाय भाग के रचयिता जिमुतवाहन को पाल शासकों ने संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन है कथन ए कारण ए, बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया है। इसका उद्देश्य नाबालिगों को मानव तस्करी से बचाव एवं पुनर्वास सुनिश्चित करना है। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका जो उत्तर है, देखिए इसमें जो है दोनों ही ऑप्शन सही और दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑपरेशन नया सवेरा जो है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 31 जुलाई 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य जो है मानव तस्करी से नाबालिगों को बचाने एवं पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना है। यह जो है 15 दिवसीय अभियान था जो 31 जुलाई से 14 अगस्त तक चला था। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जो है 9 अगस्त 2025 को एक पेड़ को राखी बांधकर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस है उनको मनाया है। और बिहार सरकार जो है 26 अगस्त 2025 को की बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को स्वीकृति भी प्रदान कर दिया है। अगला प्रश्न है आपसे, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है जो एटीपी संश्लेषण करता है? तो देखिए क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? एनएडीएच है। क्रेब्स चक्र का महत्वपूर्ण घटक एनएडीएच है जो एटीपी का संश्लेषण करता है। आइए इसको समझते हैं थोड़ा। एटीपी का संश्लेषण जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो है पायरुविक अम्ल से क्रेब्स चक्र के उपरांत होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ईंधन के रूप में पायरुवेट और फैटी एसिड दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पायरुवेट जो है ग्लूकोज और अन्य शर्करा से आता है, जबकि फैटी एसिड जो है वसा से आता है। अगला प्रश्न है आपसे, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को तोड़ने में सहायक होता है। दोनों कथन को चयन करना है, तो दोनों ही कथन सही है। देखिए श्वसन, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विघटन होकर ऊर्जा बनाता है और यह प्रक्रिया जो है शरीर के प्रत्येक कोशिका में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और वायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के साथ टूटकर CO2 और H2 प्लस ऊर्जा ATP बनाता है। यह ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं में जैसे चलना, बोलना, पाचन के लिए आवश्यक होता है। आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। बिना ऑक्सीकरण के श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है जो कि कम ऊर्जा देता है। श्वसन तंत्र में फेफड़ा जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर निकाल देता है। यह प्रक्रिया कोशिका श्वसन का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है। उल्टा बोल दिया। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल लिटमस में, जबकि क्षारक जो है लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें से केवल दूसरा कथन सत्य है, बाकी सब गलत है। देखिए अम्ल का स्वाद, वहां पे उल्टा दे दिया था, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल जो होता है, अम्ल ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में, जबकि क्षारक जो होता है लाल लिटमस को नीला लिटमस में बदल देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं और ये दोनों केवल अपने जलीय विलयन में ही विद्युत चालकता दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल और क्षारक दोनों केवल अपने जलीय विलयन में ही क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण रेशा का नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण रेशा का नाम जो है जूट को जाना जाता है, कलर की वजह से। जूट को स्वर्ण रेशा या सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। जूट का प्रयोग जो है बोरी, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। इसका प्रमुख उत्पादक जो है राज्य पश्चिमी बंगाल है, असम है,
बिहार है, उड़ीसा है और मेघालय है। अगर जूट के उत्पादन में बोलते तो सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है आपका पश्चिम बंगाल है और दूसरा जो आपका बिहार। देखिए जो इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा, मेघालय है। जूट के उत्पादन में जो पश्चिम बंगाल है ये प्रथम है और इसके बाद जो है बिहार दूसरे पे और तीसरे स्थान पर असम है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। यह फसल जो है बाढ़ वाले मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। जूट जो है भारत में खरीफ मौसम की फसल है। जूट उत्पादन के लिए जो उष्ण और उच्च आर्द्र जलवायु, नवीन दोमट मिट्टी, उच्च तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और 160 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, वहां पे ये चीज होता है। आइए एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कौन से फसल का क्या उपमान है। जैसे फलों की रानी किसको कहा जाता है, तो फलों की रानी लीची को कहा जाता है। मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। गरीब की रोटी ज्वार को कहा जाता है। मसालों की रानी जो है इलायची को कहा जाता है। याद रखिएगा, राजा काली मिर्च, रानी इलायची। सफेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। काला सोना जो है पेट्रोलियम या अफीम को कहा जाता है। दालों की रानी मूंग को कहा जाता है। दालों का राजा जो है चना को कहा जाता है और सब्जियों का राजा जो है आलू को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 भी निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष उपबंध से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। तो देखिए इसमें जो आपका 71 बी है ये असम राज्य के विशेष उपबंध से संबंधित है। यह जो है 22वें संविधान संशोधन 1969 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। 22वें संविधान संशोधन 1969 के माध्यम से यह असम के जनजातीय क्षेत्रों के हितों की रक्षा और विकास के लिए बनाया गया है। यह अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह असम की विधानसभा के लिए एक समिति का गठन करे। उद्देश्य की बारे में अगर बात करते हैं तो असम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक और विकासात्मक मामलों के लिए एक विशेष तंत्र प्रदान करता है, जिससे उनके हितों को प्रभावी ढंग से रक्षा हो सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जो है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 371 के विशेष प्रावधानों वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए 371 जो है ये महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए है। 71 ए जो है ये नागालैंड के लिए है। 71 बी जो है ये असम के लिए है। 71 सी जो है ये मणिपुर के लिए है और 71 डी और ई जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है, डी और ई। एफ जो है सिक्किम के लिए है। 71 जी जो है मिजोरम के लिए है और 371 एच जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए है। 371 आई जो है गोवा के लिए और 371 जे जो है कर्नाटक और हैदराबाद के लिए है। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 जे तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत होती है। यह केवल दीवानी न्यायालय की शक्ति का उपयोग करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 39 ए से संबंधित है। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड इसमें सही है, सेकंड गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देखते हैं। देखिए ग्राम न्यायालय के बारे में, ग्राम न्यायालय की संकल्पना जो है का प्रस्ताव भारतीय विधि आयोग के 114वीं रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को न्याय की वहनीय और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए किया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 39 ए से संबंधित है। ग्राम न्यायालय विधेयक 2008 में पारित हुआ था, जिसके तहत जो है निम्न प्रावधान किए गए थे, जैसे कि ग्राम न्यायालय को प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाएगा। दूसरा, इसके पास दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के विवादों का निपटाने की शक्ति होगी, तो केवल दीवानी नहीं फौजदारी भी। यह अधिनियम जो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त समग्र भारत की क्रियान्वित है। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों को सुलह समझौते करने में तेजी लाना, ताकि जिला अदालतों पर बोझ कम हो सके। ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट के रूप में कार्य करता है, जो कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए गांव गांव जाकर मामलों की सुनवाई करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, 34 मैथ्स है। 35 पे आइए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए वाल्मीकि, अगर हम बात करते हैं अभ्यारण्य के बारे में और ये किस स्थान पे है, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। चंपारण इधर आ गया है, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है ये भी आपका पश्चिम चंपारण ही होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जिसको बोलते हैं। ठीक है, एकमात्र जो है टाइगर रिजर्व है। भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर में स्थित है। गौतम बुद्ध पंछी अभ्यारण्य जो है ये गया में स्थित है। कांवर झील पंछी अभ्यारण्य जो है ये बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील जो ये पंछी अभ्यारण्य बेगूसराय में स्थित है। रामसर सूची में शामिल बिहार का ये पहला स्थान था, जिसको हम लोग इसको जो ये जो है आपका जो कांवर झील है ये रामसर सूची में इसको शामिल किया जा चुका है। बिहार का ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है रोहतास कैमूर जिला में स्थित है और यह बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नागी नकटी जो है, नागी बांध जो है ये जमुई में है और ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसी के साथ नकटी भी होगी जो कि रामसर स्थल में भी है, दोनों शामिल है। तो नागी और नकटी दोनों जो है रामसर स्थल में शामिल है और दोनों ही जो है जमुई में स्थित है। रामसर स्थल में ये भी शामिल है। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है नालंदा में है और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो ये पश्चिमी चंपारण में है और ये भी अब इसको भी इस बार जो है आपके रामसर स्थल में घोषित कर दिया गया है। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये नवादा में स्थित है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है दरभंगा में है। साइबेरियन पक्षी अभ्यारण्य, ये जो आपका कुशेश्वर स्थान है ये साइबेरियन पक्षी का आश्रय स्थल है।
विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भागलपुर में स्थित है। ये भारत का पहला जो है डॉल्फिन अभ्यारण्य है। और बड़ैला जो सलीम पक्षी अभ्यारण्य है ये वैशाली में स्थित है और ये दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में से किस चेर शासक को लाल चेर एवं भला चेर कहा जाता है? लाल एवं भला चेर, तो देखिए क्वेश्चन है, अच्छा दोनों इसको क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया गया है, एक ही क्वेश्चन को आप समझिएगा। उदयन जेरल नेदुम चेरल थन सेन गुटवन और इनमें से कोई नहीं, तो सेन गुटवन को कहा गया है। ठीक है, अगर हम चेर शासक के बारे में बात करते हैं तो ये दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश है। इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तमिल साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख जो है चेर वंश का मिलता है। चेरों की राजधानी जो थी वंजी या वांचिया जो थी करोयोर थी। प्रतीक इनका जो है धनुष है। तमिल साहित्य एवं अभिलेखों में इन्हें केरल पुत्र कहा गया है। और उदयन जेरल जो थे इसने विशाल जो है पाकशाला का निर्माण करवाया था। महाभारत के योद्धाओं को भोज भी कराया था इन्होंने। आगे बात करते हैं नेदुम जेरल के बारे में, तो इसने यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया था एवं उनको मुक्त करने के लिए बड़ी मात्रा में धन वसूला था। सेन गुटवन जो है ये चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसे लाल चेर या भरा चेर के नाम से भी जाना जाता है। पत्नी पूजा भी इसी ने शुरू किया था, जिसको कर्णगी पूजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महायान बुद्ध को महापुरुष मानते थे, हीनयान बुद्ध को भगवान मानते थे और हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो देखिए ये वाला तो सही है, ये उल्टा कर दिया, ये वाला इसके लिए है, ये वाला इसके लिए है। उपयुक्त कथनों के माध्यम से सही कथन का चयन करें। तो इसमें केवल 3, केवल 1 और 2, तो इसमें केवल 3 ही सही है क्योंकि ये दोनों इसका उल्टा दे दिया है। देखिए इसमें केवल 3 सही है। हीनयान और महायान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हीनयान जो है, इधर हीनयान ले लीजिए और उधर महायान, हीनयान और उधर महायान। जो हीनयान है ये रूढ़िवादी थे, ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ये देवी देवताओं को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, व्यक्तिवादी थे। परम पद अर्थ इनका था प्राप्त करना, भाषा जो इनकी पाली थी। ये महायान सुधारवादी थे, भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते थे, देवी देवताओं को भी मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, मानवतावादी थे। परम पद इनका जो था बोधिसत्व प्राप्त करना था और इनकी भाषा जो थी संस्कृत थी। मैत्रेय जो है इनको भविष्य का बुद्ध कहा गया है। हीनयान को है जो 2 शाखाओं में बांटा गया है, स्वतांत्रिक और वैभाषिक, जहां स्वतांत्रिक के संस्थापक कुमार लब्ध हैं और वैभाषिक के वसुमित्र हैं। वहीं पे अगर हम महायान की बात करते हैं तो महायान की भी 2 शाखाएं आगे चल के बटी थी, एक शून्यवाद, एक विज्ञानवाद या योगवाद। शून्यवाद का जो आविष्कार है इन्होंने नागार्जुन ने किया था और विज्ञानवाद का मैत्रेय ने किया था। नागार्जुन ने जो है परम तत्व की व्याख्या की है और उसे शून्य बताया था, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। सूत पिटक के बारे में अगर बात करते हैं तो सूत पिटक का शब्दार्थिक अर्थ होता है धर्मोपदेश। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। यह पिटक जो है 5 निकायों में विभाजित था। संयुक्त पिटक, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय। सूत पिटक की रचना जो है आनंद ने की थी। आगे बात करते हैं विनय पिटक के बारे में, तो विनय पिटक जो है बौद्ध संघ के कार्य प्रणाली की व्यवस्था इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। इसकी रचना जो है उपाली ने की थी। अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें महायान बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन जो है अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिष्य ने किया था। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, अच्छा ये आपका एक सेकंड, निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। तकला जो है, तकला मकान चीन, गोबी चीन एवं मंगोलिया, पेटागोनिया अर्जेंटीना और मोजाम्बे मरुस्थल सऊदी अरब। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ये डी होगा। मोजाम्बे मरुस्थल जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक गर्म मरुस्थल है जो दक्षिण कैलिफोर्निया, जो नेवादा, उटा एवं एरिजोना में फैला हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ जो है अमेरिका का समुद्र तल से सबसे नीचे बिंदु डेथ वैली भी स्थित है, जो सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। उसमें वो असत्य को चुनने के लिए बोला तो बेमेल जो लिखा हुआ है। तकला मकान जो है ये पेटागोनिया, गोबी, अंटार्कटिका, लद्दाख व ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ठंडा, ये सब क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, इसमें मतलब क्वेश्चन में था असत्य को चुने, इसमें बेमेल को तूने लिख दिया था। अंटार्कटिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है और पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। लद्दाख डेजर्ट भारत के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठंडे रेगिस्तान के निर्माण के लिए उच्च अक्षांश, पर्वतीय वृष्टि छाया, कम वर्षा, कम तापमान एवं कम वनस्पति की आवश्यकता होती है। उष्ण गम मरुस्थल के निर्माण के लिए कुछ विशेष स्थितियां जैसे हवाओं का अवरोहण, प्रति चक्रवाती दशाएं, ठंडी अवधारणाओं का प्रभाव, आर्द्रता युक्त व्यापारिक पवनों का अभाव इत्यादि ये सब उत्तरदायी माने जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की दर से अत्यंत कम होती है। मरुस्थलीय जो होता है मुख्यतः उपोष्ण उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और जहां प्रति चक्रवाती जो है चक्रवातीय दशाएं और तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनी रहती है। मरुस्थल जो है स्थलखंड के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में स्थित है। पेंटागोनिया जो है रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, जो मुख्य रूप से अर्जेंटीना में है। यह मरुस्थल एंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित है और यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आइए कुछ मरुस्थल और उसकी अवस्थिति को देख लेते हैं। सहारा जो है ये उत्तरी अफ्रीका में है। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया एवं ग्रेट सैंडी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी जो है ये मंगोलिया और चीन में स्थित है। कालाहारी जो है ये बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अटागामा जो है ये उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में स्थित है। तकला मकान जो है ये चीन में है।
दस्त ए लूट जो है पूर्वी ईरान में है। पेटागोनिया जो है अर्जेंटीना में है। दस्त ए कबीर जो है उत्तर पूर्वी ईरान में है। थार जो है भारत और पाकिस्तान में है। काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में है और रूब अल खाली जो है सऊदी अरब में स्थित है। आगे बात करते हैं, पूंजी खाते में परिवर्तनीयता पर सिफारिश देने हेतु कौन सा समिति गठित किया गया था? PR नायक समिति, SS तारोपर समिति, SS तारोपर ही किया गया था। और जो है ऑप्शन बिमल जलान समिति या आपके नचिकेत मूर समिति। तो देखिए SS तारोपर समिति का गठन विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उद्देश्य से किया गया था। बैंकिंग में सुधार हेतु कुछ विभिन्न समितियां जैसे MN गोईपोरिया समिति जो है ये ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से है। SA घोष समिति जो है ये बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से है। नरसिम्हा समिति जो है ये वित्तीय बैंकिंग सुधार से है। PR नायक समिति जो है लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है। RV गुप्ता समिति जो है ये कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से है। YV रेड्डी समिति जो है छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से है। PR खन्ना समिति जो है NPA की रूपरेखा में परिवर्तनीयता के उद्देश्य से है। दीपक पारिक समिति जो है बुनियादी संरचना में वित्तीय मामले में सुझाव देने से उद्देश्य से है। आगे बात करते हैं, G सुब्रमण्यम समिति जो है ये मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के उद्देश्य से है। दामोदरन समिति जो है बैंकिंग सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से है। श्याममाला गोपीनाथ समिति जो है लघु बचत योजना के संदर्भ के सुझाव के उद्देश्य से है। एक खंडेवाला समिति जो है बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से है। विमल जलान समिति जो है बैंकों में परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उद्देश्य से है। उर्जित पटेल समिति जो है मौद्रिक नीति ढांचे की विश्लेषण करने एवं इसको सशक्त बनाने के उद्देश्य से। उषा थोराट समिति जो है देश की सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है। नचिकेत मोर समिति जो है ये निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। और दीपक मोहंती समिति जो है ये वित्तीय समावेशन से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र क्या होता है? तो देखिए लेंस का सूत्र चुपचाप से इसको रट लीजिए, 1/v - 1/u = 1/f होता है। ठीक है, दर्पण एवं लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र में तो दर्पण सूत्र यहाँ पे जहां 1/v - 1/u होता है ये इसको 1/f कर दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा। जहाँ पे जो v u होती है वो वस्तु दूरी होती है, v जो होती है प्रतिबिंब दूरी होती है और f जो होता है फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है? वक्रता त्रिज्या by 2। आवर्धन निकालने का फॉर्मूला क्या है? -v/u। और लेंस का सूत्र 1/v - 1/u = 1/f होता है। लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र जो है 1/f = माइक्रो -1 होता है, ब्रैकेट में 1/r1 + 1/r2 होता है। लेंस की क्षमता जो होती है P = 1/f होती है, f मीटर में होता है और P = 100/f तो f सेंटीमीटर में होगा। लेंस की अगर हम बात करें समतुल्य क्षमता जो है P = P1 + P2 और इसको इस फॉर्मूला से निकाल लिया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, दुई तांग होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दुई तांग होई क्रांतिकारी संगठन की स्थापना पान बोई चाउ ने किया था। किसने किया था? पान बोई चाउ ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? और बेसिक सवाल है, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। ठीक है, जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव होता है। यह जल हमारे शरीर के ताप को जो है कि स्वेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। जल शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। शरीर में होने वाले अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो है जलीय माध्यम से ही उत्पन्न होती हैं। और जल में घुलनशील भी जो विटामिन है, बीपीएससी दरोगा वगैरह में भी पूछ चुका है ये प्रश्न कि जल में जो घुलनशील विटामिन है वो बी और सी है। ठीक है, जल में केवल घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है 12वीं फेल है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म लापता लेडीज है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मेसी है। तो देखिए इसमें जो पूछता है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन जो है ये आपका सी नंबर है। देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2025 है इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है कटहल को चुना गया है, ना कि लापता लेडीज को। आगे देख लेते हैं कौन कौन से इसमें प्रमुख तथ्य है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है 12वीं फेल है और इसके निर्देशक जो है विधु विनोद चोपड़ा है। और इसमें अच्छा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है इसमें शाहरुख खान है और विक्रांत मेसी है। शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मेसी को 12वीं फेल के लिए पुरस्कार मिला था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में जो है रानी मुखर्जी है जिनको मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला था। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है कटहल है जिसके निर्देशक यशवर्धन मिश्रा है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है सुदीप्तो सेन है जिसकी फिल्म थी द करेला स्टोरी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां आरंभ हुआ है? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है हैदराबाद में आरंभ हुआ है। भारत का यह पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक है। टाटा ट्रस्ट की सहायता से हैदराबाद में जो है भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है इस चीज का नाम है सबरंग, इसको खोला गया है। यह क्लिनिक जो है पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा संचालित है। कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य को समझ लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य है, फाजिल्का जो है पंजाब में भारत की पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित जो है गुरुद्वारा खोला गया है। फाजिल्का जो है इसको पंजाब में जो है पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित जो है गुरुद्वारा खोला गया है। अश्विनी वैष्णव ने जो है रेलवन ऐप नामक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 की जो है ये चिंगदाओ चीन में हुआ है। आगे बात करते हैं अनिल मेनन को नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंप दिया है।
इसके अलावा सुकन्या सोनोवाल जो असम की हैं को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नियुक्त किया गया है, सुकन्या सोनोवाल को, जो कि असम की है। डी गुकेश जो है इन्होंने जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब इस बार जीता है 2025 में। महाराष्ट्र सरकार ने जो है विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है। गज मित्र योजना जो है ये असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जो सभी ही खान है, सभी ही खान, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सभी खान को एप्पल के मुख्य परिचालन अधिकारी जो है, इनको मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जैक डोरसी जो है ने बिट चैट नामक जो है मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है। तो बिट चैट जो मैसेजिंग ऐप है इसको किसने लॉन्च किया है? तो जैक डोरसी ने किया है। किसने किया है? जैक डोरसी ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और महिला संतान उत्पत्ति में अक्षम होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। देखिए जो टर्नर सिंड्रोम है एक गुणसूत्र अनुवांशिक विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं के कारण बनता है और ऐसी महिला जो होती है संतान उत्पत्ति में अक्षम होती है। टर्नर सिंड्रोम एक जो है क्रोमोसोमल विकार है जो एक्स क्रोमोसोम्स की अनुपस्थिति के कारण होता है। इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाती है वो 45 हो जाती है, ना कि 46। 23 दूनी का 46 जोड़ा होता है। आगे बात करते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तब होता है जब एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति हो जाती है, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है। इससे पुरुषों में स्त्री गुणों का विकास हो जाता है, पुरुषों में स्त्री गुणों का विकास हो जाता है। आगे बात करते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाती है 47 हो जाती है। 23 दूनी का 46 दो जोड़ा होना चाहिए, इसमें 47 हो जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ अन्य गुणसूत्रीय अनुवांशिक विकार के बारे में। देखिए सुपरमैन सिंड्रोम जो है ये भी आपके एग्जाम में पूछा है। गुणसूत्रों की संख्या जो है 47 होता है और इस सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्ति जो है या तो छोटा कद हो जाएगा या अति उच्च जो है बुद्धिमत्ता तथा मानवीय गुणों जैसे दया, करुणा आदि का अभाव इन व्यक्तियों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा उच्च हो जाती है। सुपरमैन सिंड्रोम्स में भी 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पटाउ सिंड्रोम्स जो है ये भी पूछा गया है। इस सिंड्रोम्स में गुणसूत्र संख्या जो है 13 में एक गुणसूत्र की अधिकता पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम्स जो है इसमें गुणसूत्र संख्या 21 में एक गुणसूत्र की अधिकता पाई जाती है। और जो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम्स है इसमें गुणसूत्र संख्या 22 में जो है विखंडन से उत्पन्न विकार होता है जो रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया को जन्म दे देता है। आगे बात करते हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो नाभिक होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक होता है। रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 ईस्वी में आर्किड की एपिडर्मल कोशिकाओं में केंद्र की खोज इन्होंने किया था। नाभिक अनुवांशिकी जो अणु है यानी आरएनए और डीएनए के आदान प्रदान के रूप में कार्य करता है जो नाभिक और कोशिका के बाकी हिस्सों के बीच में होता है। नाभिक में कोशिका विभाजन के दौरान जो है क्रोमेटिन नाभिक में गुणसूत्रों के व्यवस्थित होते हैं और यह जो है न्यूक्लियोल्स में जो है राइबोसोम्स के उत्पादन में कार्य करता है। आगे बात करते हैं। न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा न्यूक्लियर ऑर्गेनेल है और यह जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम्स सब यूनिट बायोजेनेसिस का प्राथमिक स्थल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 ए में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना बिल्कुल है। समाज में भाईचारे का भाव विकसित करना बिल्कुल है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना नहीं, ये वाला नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति का मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये भी है। तो देखिए इसमें जो माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये संविधान के भाग 4 ए में वर्णित नहीं है। अगर हम भारतीय संविधान के भाग 4 ए का बात करते हैं तो ये मूल कर्तव्यों को संदर्भित करता है और ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी उनकी अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में एक नए भाग 4 ए जोड़े गए थे और इसमें एक नया अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 क के तहत पहली बार 10 जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। आगे बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना उनके गार्जियन स्वरूप जो भी है उनका यह कर्तव्य होगा। संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं उसको एक बार देख लेते हैं 11 को। जैसे पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगंध का आदर करना। आदर्शों का पालन जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का सम्मान है। एकता की रक्षा, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भाईचारा, जैसे सभी लोगों में भाईचारा और सद्भाव को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना विकसित करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता जो है का प्रयास करना और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर को प्रदान करना। इसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन नागरिकता से अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो देखिए ये आपका होता है संसद। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए इसके थोड़ा सा डिस्कशन को देखते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 जो है द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाई थी जो भारतीय नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से संबंधित है।
आगे बात करते हैं तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो है नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तों को लागू करता है, जिसमें जन्म, वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर होता है। नागरिकता समाप्ति की बात करते हैं तो स्वैच्छिक त्याग हो सकता है, बर्खास्तगी द्वारा हो सकता है या केंद्र सरकार द्वारा वंचित करने से हो सकता है। नागरिकता से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको देख लीजिए, जो 5 से 11 तक वर्णित होते हैं, जिसमें जो होता है अनुच्छेद 5 जो होता है, इसमें संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 जो है, इसमें उनको नागरिकता जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रज्य किया है उस कुछ व्यक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 7 जो है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित अधिकार के लिए है। अनुच्छेद 8 जो है ये भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता अधिकार को भारत के बाहर निवास कर रहे हैं उनके लिए संबंधित है। अनुच्छेद 9 जो है जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है, उससे है। अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता से है। और अनुच्छेद 11 जो है ये संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करने से है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो आया था उसमें देखिए बताया गया था कि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि वे 31 दिसंबर 2014 से या उससे पहले भारत आ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है मैथ्स का, इसको स्किप करते हैं और इसके बाद बात करते हैं 51 के बारे में, क्योंकि 50 भी हिंदी है आपका। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए गुट निरपेक्ष नेताओं में जो है आपके ऑप्शन डी यानी कि माओ से तुंग जो है ये शामिल नहीं है। गुट निरपेक्ष की बात करते हैं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में माओ से तुंग शामिल नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना जो है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, पहले शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसकी नींव जो है 1955 के बांगडुंग सम्मेलन में रखी गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन शामिल है? तो जवाहरलाल नेहरू भारत से हैं, जोसेफ ब्रोज टीटो जो है ये युगोस्लोवाकिया से हैं, गमाल अब्दुल नासिर हैं, क्वाम्बे एनक्रुमा है और सुकर्णो है। गुट निरपेक्ष अगर हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को किसी भी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति बनाए रखने की मदद करने से है। वर्तमान में इसमें कुल 120 सदस्य हैं। इसके राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हर 3 साल में होता है, जिसकी इसका कोई अस्थायी सचिवालय भी नहीं होता है। आगे बात करते हैं इसमें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी है। पदभार इन्होंने 2024 में संभाला था और कार्यकाल जो है 24 से 27 तक है। आगे है किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने का योजना बनाया है? तो रूस ने बनाया। देखिए वो जो रूस है ये 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने के लिए योजना बनाया है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य के बारे में। तो नौसैनिक अभ्यास जो स्लिनेक्स 25 है का आयोजन जो है कोलंबो में हुआ है और ये भारत श्रीलंका के मध्य है। वीनस विलियम्स जो है ने 45 वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 का एकल वाइल्ड कार्ड इनको मिल गया है। किसको? वीनस विलियम्स को। ये 45 वर्ष की आयु के जिनको यूएस ओपन 2025 का एकल वाइल्ड कार्ड मिला है। कार्लोस अल्काराज जो है इन्होंने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जो है जीता है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन सद्भावना जो है के तहत त्वांग जिला जो अरुणाचल प्रदेश में है आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा इसके तहत। इसमें आगे बात करते हैं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में 3 कांस्य पदक जीते हैं, जिसमें से एक व्यक्तिगत स्पर्धा से आया है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। इसके बाद 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 2025 में रियांश गुप्ता ने जो है 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। तो याद रखिएगा 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रियांश गुप्ता जो है उन्होंने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। मोहम्मद सलाह ने तीसरी बार PFA प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। तो पूछ देगा संयुक्त कार्य समूह का गठन कौन कौन देश ने किया है? तो भारत और सऊदी अरब, इसके पहले भी किया जा चुका है, इस बार सऊदी अरब के साथ है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो अजय सिंह का चुना गया है। और सीआईएसएफ जो है, सीआईएसएफ ने बशवाहा जो मध्य प्रदेश में अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू किया। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई को शुरू किया है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो याद रखिएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किसको बना दिया, कौन बन गया है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो बन गया है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो बन गया है। 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष जो है राजीव रंजन बने हैं और रविंद्र चंद्र अश्विन जो है इन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन तथ्य सुमेलित है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य मिजोरम बना है, गलत है। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, ये भी गलत है। 134वें डुरंड कप विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बना है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ये रूस में किया गया, बिल्कुल नहीं। अभी ये बहुत न्यूज में था क्योंकि इसी के सम्मेलन के बाद जो है अमेरिका सबके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। भारत का पहला जो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है वो केरल बन गया है। यहाँ पे डिजिटल बोल रहा है, डिजिटल, ठीक है। अगर केवल पूर्ण साक्षर राज्य बोलता ना पहला तो आपका मिजोरम होता। डिजिटल साक्षर राज्य जो है वो केरल बन गया है। वर्ष 2025 के
एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अधिक आपराधिक मामले जो है रेवंत रेड्डी के हैं, तो सबसे ज्यादा इनके पास कमीनी नहीं है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामले इनके ऊपर है। वर्ष 2025 में भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू बने हैं। अगस्त 2025 में पीएम मोदी ने बिहार में ओटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है। 24 अगस्त को यूक्रेन ने अपना जो है स्वतंत्र दिवस मनाया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई को समझ लीजिएगा कि यूक्रेन का स्थापना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, क्योंकि अभी इसलिए इसको पूछ सकता है, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसलिए संबंधित है ये। तो चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी संन्यास लिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है ये गुजरात में हुआ है। तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? गुजरात में किया गया है, अहमदाबाद में। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है गुवाहाटी में की गई है। पीएम मोदी जो है ने अतीश दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया है। एससीओ का शिखर सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन चीन के तियानजिन शहर में हुआ है। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच ही होता है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन से हैं? तो गगनयान। इसके लिए कितने लोगों को चुना गया? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। प्रशांत बालकृष्णन नायर है इसमें, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है और शुभांशु शुक्ला है। याद रखिएगा, ये वही शुभांशु शुक्ला है जो एक्सियोम 4 मिशन में जाने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति बने थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मतलब ये अभी इस बार पहली बार बने हैं, इसके पहले 1983 में एक हमारे केवल भारतीय अभी तक अंतरिक्ष में गए थे। चलिए आगे बात करते हैं, किस भक्ति संत को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है? तो ये सूरदास को कहा गया। भक्ति संत सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। भक्ति संत सूरदास को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। पुष्टि मार्ग का संस्थापक जो है वल्लभाचार्य थे, जो कृष्ण भक्ति से संबंधित थे, और सूरदास जो है ये भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे। सूरदास जो है इन्होंने पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। सूरदास जो ये अकबर के समकालीन थे और उन्होंने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि सूर सागर की स्थापना किस भाषा में की गई? तो ब्रज भाषा में की गई है, सूरदास के द्वारा की गई है। तुलसीदास भी अकबर के समकालीन संत थे। तुलसीदास ने जो है राम भक्ति पर जोर दिया था, और तुलसीदास की प्रमुख रचना जो है इसको भी रट लीजिएगा, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है और कवितावली है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। रामदास शिवाजी के समकालीन रामदास जो थे ये शिवाजी के समकालीन थे, और उन्होंने जो है दासबोध की रचना की थी। किसकी रचना की थी? दासबोध की। अगला क्वेश्चन है आपसे, हाल ही में अपना घर नामक पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो अपना घर नामक पहल जो है ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया है। बिल्कुल आप इसमें कंफ्यूज हो जाएगा ऑप्शंस को देख के। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जुलाई 2025 में अपना घर नामक पहल शुरू किया है। ये देखिए है क्या? तो इसका उद्देश्य भारत के प्रमुख राजमार्गों पर ट्रक चालकों के लिए आरामदायक और स्वच्छ विश्राम स्थल उपलब्ध कराना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य जो है ट्रक चालकों की लंबी यात्राओं को बेहतर बनाना है। इसके तहत जो है विश्राम स्थलों में शयन गृह, रेस्टोरेंट, खाना पकाने की जगह, स्वच्छ शौचालय, स्नानघर, स्वच्छ पेयजल आदि की सुविधाएं शामिल की जाएंगी। और इसका जो क्रियान्वयन एजेंसी है सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी जो है OMCS है वो होगी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य को देख लेते हैं। मातृवन पहल जो है, मातृवन पहल ये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना जो है पश्चिम बंगाल ने प्रारंभ किया। ये भी VVI है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने श्रम श्री योजना शुरू किया जो प्रवासी श्रमिकों की वापसियों के लिए है। लाडो लक्ष्मी ये भी इंपॉर्टेंट है, योजना जो है ये हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो त्रिगवेले ली थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो है त्रिगवेले ली थे। इनका संबंध जो है नॉर्वे देश से था। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र जो संघ है का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो है 193 हो गई है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस और अमेरिका है, जिनके पास वीटो शक्ति है। और वीटो शक्ति एक नकारात्मक शक्ति है, मतलब ये किसी चीज को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वीटो शक्ति के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के दूसरे क्रम के महासचिव जो थे ये डैग हैमरशोल्ड थे। इनकी मृत्यु जो है हवाई दुर्घटना में हो गई थी। और यूएनओ के महासचिव हैं जो जिसने लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किया, तो कौन कौन है? कुर्त वलादीहीम है, जेवियर पेरेज है, कोफी अन्नान है और बान की मून है। आगे बात करते हैं, सिंगापुर को आजादी कब मिली थी? तो सिंगापुर को आजादी 1965 में मिली थी। आगे बात करते हैं, 1965 ईस्वी में पीपल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन येव थे। इन्हीं के नेतृत्व में मलेशिया से आजादी मिली थी। 1963 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद जो है सिंगापुर जो है मलेशिया का हिस्सा बन गया था। और 9 अगस्त 1965 को जो है मलेशिया से अलगाव के बाद सिंगापुर जो है स्वतंत्र बन गया था। तो याद रखिएगा, मलेशिया से सिंगापुर कब अलग हुआ है? 9 अगस्त 1965 को। आगे क्वेश्चन, वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये PC महालनोबिस थे। स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान जो है 1948 से 49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया गया था। और वर्ष 1949 में जो है PC महालनोबिस की अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था।
इस समिति ने जो है अप्रैल 1952 में वित्तीय वर्ष 48-49 के लिए देश के लिए राष्ट्रीय आय जो है 8,650 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय जो है 246.9 बताया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय संबंधित जो व्यक्ति हैं वर्ष और उनका प्रति व्यक्ति आय उसको देख लिया जाए तो देखिए दादा भाई नौरोजी जो है ये 1868 में सबसे पहली बार इन्होंने ही राष्ट्रीय आय का भारत के लिए अपना प्रथम भारतीय थे जो इन्होंने इसका अनुमान लगाया था वो 20 रुपए बताया था। लॉर्ड कर्जन जो है 1901 में 30 रुपए बताया था प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय जो था और फिबले सिराज जो थे 1911 में 49 रुपए बताए थे और वाडिया तथा जोशी जो है इन्होंने 1913-14 में 44.30 रुपए बताया था और वी राव जो है 1931-32 में 62 रुपए बताया था। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन प्रोफेसर वी राव ने ही 1931-32 में किया था। तो याद रखिएगा वैज्ञानिक तरीके से अगर पूछ देगा राष्ट्रीय आय का तो आप बताइएगा वी राव, अगर ऐसे नॉर्मल पूछ देगा तो वो आपके दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। एम विश्वेश्वरैया जो है इन्होंने 1934 में आर्थिक नियोजन का व्यवस्थित प्रयास किया था और उनकी पुस्तक का नाम जो है प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार ये पुस्तक का नाम पूछा है कि प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया के पुस्तक के रचयिता कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया है। इन्होंने आर्थिक नियोजन का जो है व्यवस्थित प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु का जो ये उदाहरण है ये एक समान त्वरित गति से है, चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो बदल रहा है ना हर पॉइंट पे, तो ये त्वरित गति से होगा। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति जो है एक समान त्वरित गति का उदाहरण है त्वरित। ठीक है, यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग जो है समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो चूंकि वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है और बदल रहा है। स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी द्वारा या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल और उसके प्रति इकाई समय में हुए विस्थापन उसका वेग कहलाता है। और किसी वस्तु का त्वरण जो होता है प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है और एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जाती है। देखिए वी का फॉर्मूला, इस ये वाला जो अभी क्वेश्चन है ना इसमें इस फॉर्मूला से संबंधित 2000 जो आपका 25 है बीपीएससी एग्जाम उसमें इससे संबंधित प्रश्न था, सेम इसी से संबंधित प्रश्न था इसी फॉर्मूला पे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखना है कि आपके क्वेश्चन में v u a t अगर मात्रक है तो इसका फॉर्मूला उपयोग कीजिएगा। अगर आपके जहां पे v आपका फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t समय होता है, s दूरी होता है, u इनिशियल, t समय, a एक्सीलरेशन, t टाइम होता है और यहाँ पे v u और s में अगर as में अगर आपका क्वेश्चन दिया है, देखना है कि आपके क्वेश्चन में किस फॉर्मेट में दिया है, कौन कौन सा टर्म यूज किया। मान लीजिए समय का टाइम का उपयोग नहीं दिया है और यहाँ पे अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन है तो आप इसमें कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी, पिन्नार, वैगई, माही नदी। तो माही नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा, तापी, माही ये सब जो है। देखिए माही नदी पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिला में विंध्याचल पर्वत से होता है और 53 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। सोम जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदी में नर्मदा है, तापी है, लूनी है, साबरमती है, पेरियार है, भरतपूजा है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। गोदावरी नदी जो है इसका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूर्व दिशा में प्रभावित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, सभी को कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित जो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान है वहां से होता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो कृष्णा नदी है जिसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर हो जाएगी। आगे बात करते हैं वैगई जो है, वैगई नदी जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली नदी है और यह जो है तीने जिला में पश्चिमी घाट की वसनडु पहाड़ी से उत्पन्न होता है। पिन्नार नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती है और यह नदी जो है यह नदी हिल्स से निकलती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो भारतीय जैव विविधता का तप्त स्थल जो है पश्चिमी घाट है। देखिए पश्चिमी घाट जो है भारत के जैव विविधता का तप्त स्थलों में से एक है और भारत में कुल अभी 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जिसमें हिमालयन क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट और श्रीलंकन क्षेत्र है और सुंडालैंड है। ऐसे स्थान जहां स्थानीय और वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धता होती है लेकिन आवासन पर विनाश का संकट बना हुआ होता है उसको हम लोग तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र की हॉटस्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का होना अनिवार्य है जिसमें जातीय बहुतायत है, वहां कम से कम 0.5% से या 1500 स्थानीय जो संवहनी पौधे होने चाहिए और 70% प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो उसका कंडीशन होना चाहिए। हॉटस्पॉट शब्द का जो प्रयोग है, हॉटस्पॉट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है नॉर्मन मायर्स जो है इन्होंने किया था। पश्चिमी घाट के बारे में आइए समझ लीजिए। इसके अंतर्गत ताप्ती नदी के दक्षिण में
पश्चिम तट के किनारे जो के साथ साथ जो है अवस्थित पहाड़ी है उसके साथ लगे मैदान है उसी वो क्षेत्र शामिल है और यह भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसे स्थानीय रूप से सह्याद्री भी कहा जाता है और यहाँ पे अत्यधिक वर्षा के कारण सदाबहार वन तथा आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ जो है कि बेसाल्ट एवं लेटराइट चट्टाने पाई जाती हैं और केरल का जो साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। तो याद रखिएगा साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल में, और ये आपके पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट जो है भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है जहां सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और पूर्वी घाट के किनारे जो है पुलिकट लैगून झील तथा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह जो है ब्रह्माणी और वैतरणी नदी के मुहाने पर एक समृद्ध मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल भी है। अगर गंगा के मैदान से बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक है और यहाँ जीव जंतु, वनस्पति एवं फसलों की प्रचुरता पाई जाती है। इसके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और यहाँ मुख्यतः जो है भारतीय गेंडा, घड़ियाल, ब्लैक बग, हाथी, कछुआ, मछली इत्यादि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, इसके द्वारा पृथक किया गया था क्या क्या? तो देखिए इसमें ऑप्शन है राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करना, कार्यकारी प्रशासन को विधिक प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन को विधिक प्रशासन से और कार्यकारी प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से। तो इसका राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से इसने अलग किया था कॉर्नवालिस संहिता। तो कॉर्नवालिस संहिता जो है राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से पृथक पर आधारित है। कॉर्नवालिस संहिता जो है कॉर्नवालिस जो है 1786 से 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। कॉर्नवालिस जो है संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है और उसने जो है कर एवं न्याय प्रशासन को पृथक किया था। कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सुधार का जनक भी माना जाता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1853 में इसने प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी थी इसी सेवा के तहत। सिविल सेवा की परीक्षा प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी पहले, लेकिन बाद में 1922 से भारत में होने लगी थी। कॉर्नवालिस ने जो है 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू भी किया था। आगे बात करते हैं, आरसी दत्त ने अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया था, याद रखिएगा आरसी दत्त जो थे ये अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन किए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्देशित करता है? तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों का विभाजन, बिल्कुल गलत। दो सरकारों अर्थात केंद्र और प्रांत में सरकार शुरू करना, बिल्कुल गलत। दो प्रकार के शासन हो, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, बिल्कुल गलत। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो भागों में विभाजित करना, बिल्कुल सही। रिजर्व और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था उसमें इसको किया गया था। तो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन करना था। द्वैध शासन का जनक जो है सबसे पहले लियोनेल कार्टिस है, इनको माना जाता है। और भारत में जो लियोनेल कार्टिस जो है इन्होंने वर्ष 1915 में द्वैध सिद्धांत पर विचार प्रतिपादित किया था और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो भारत में पहली बार लियोनेल कार्टिस जो है इन्होंने द्वैध शासन का शुरुआत किया था, इनको जनक भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बंगाल में द्वैध शासन जो है प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बक्सर के युद्ध के उपरांत वर्ष 1965 में कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन को शुरू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम की अगर बात करते हैं 1935 में केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। अच्छा यहाँ पे दे दिया है। द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? तो प्रांतीय स्तर पर कार्यकारी शक्ति का विभाजन करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय स्तर पर विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो था हस्तांतरित विषय था, इसमें अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विषयों को डाला गया और आरक्षित विषय इसमें अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण विषयों को डाला गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन को सीधे सीधे फॉर्मूला आप रट लीजिएगा, P = VI होता है, तो इससे आपको करंट का जो वैल्यू निकल जाएगा। 65 जो है आपका इंग्लिश है। 66 पे आते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था और राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक जो है 1962 में हुई थी और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना 1992 में हुई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, याद रखिएगा यह एक स्वायत्त निकाय है, ना कि एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय एकता परिषद के समक्ष जो है प्रमुख अवरोध क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषा, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद आदि को माना जाता है। क्षेत्रवाद में जो होता है या किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के लिए राष्ट्र की तुलना में अधिक लगाव को इंगित करता है और जो जातिवाद है ये जाति का अर्थ सामान्य राष्ट्रीय हित की अपेक्षा किसी एक विशेष जाति के प्रति निजी प्रेम से है। भाषावाद में मतलब भाषावाद का अर्थ किसी भाषा के प्रति प्रेम और अन्य भाषा बोलने वालों को से घृणा करने से संबंधित है और सांप्रदायिकता जो है किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक समुदाय के प्रति प्रेम के हितों की कीमत पर अपने सांप्रदायिक हितों को बढ़ावा देना है। अगला जो क्वेश्चन है आपके मैथ्स का है, उसको स्किप कीजिए और फिर 68 जो क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ जो है ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। उसके बाद जो है BSF द्वारा पंजाब में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है और भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग वाला देश बन गया है। इसके बाद जो है अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जो है
उल्ची फिड्रम शील्ड नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ये ऑप्शन बी होगा। देखिए बीएसएफ जो है, बीएसएफ ने अगस्त 2025 में राजस्थान में अपना ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य को समझ लेते हैं। दिल्ली विधानसभा ने निजी विद्यालय में शुल्क वृद्धि पर अभिभावक को वीटो शक्ति प्रदान कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली विधानसभा ने निजी विद्यालयों में शुल्क वृद्धि पर अभिभावक को वीटो शक्ति प्रदान किया। गजब का ये एक नया कानून लाया गया। अगला बात है कि तमिलनाडु जो राज्य है, इस सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया है। मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में अदिति राव हैदरी को जो है सिनेमा में विविधता पुरस्कार मिला है, अदिति राव हैदरी को। एक्सिस बैंक ने जो है ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। जयपुर में जो है ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने की शुरुआत हुई है, याद रखिएगा जयपुर में। तो जयपुर में क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम ड्रोन से सम्मिलित रूप से शुरू किया गया ये चीज कृत्रिम वर्षा के लिए। केरल में मीठे पानी की जो कीकड़ा प्रजाति है उसकी खोज हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत के अहमदाबाद शहर को चुना गया है। रट लेना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा हुआ है। बिहार जो है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जो है जस्टिस नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया, ये भी आप याद रखिएगा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जस्टिस नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन बोलता है, हाल ही में किस स्थान पर स्थित एक फ्लाईओवर का नाम जो है 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है? तो देखिए ये उत्तर है गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में एक फ्लाईओवर का नाम जो है 13वीं शताब्दी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रख दिया गया है। आइए कुछ परीक्षा महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य को देख लेते हैं। इसमें पहला है कि लखनऊ में एक सड़क का नाम जो है शुभांशु शुक्ला के नाम पर रखा गया है, लखनऊ में, याद रखिएगा। अगला है माउंट जो है लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है। माउंट जो याद रखिएगा, इस तरह का जो भी ज्वालामुखी वाला प्रश्न है इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी कहां स्थित है? ये आपके इंडोनेशिया में है। अनु रानी जो है, अनु रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित कर दिया, याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस डी को अब जो ये वायरस है इसको मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि किसने आधारशिला रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या गृह मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने या राज्यपाल ने? तो ये अमित शाह ने रखा है। तो सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का पुनर्विकास का आधारशिला केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रखा है। निंद्रा रोग की बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बन गया है? तो केन्या बन गया है। आगे बात करते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है बेंगलुरु कर्नाटक में बनेगा। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो बेंगलुरु कर्नाटक में बनेगा। एसटीक्यूसी प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया बन गया है, एसटीक्यूसी। आगे बात करते हैं, तो महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने जो है नारंगी पूर्णिमा मनाई है, नारली पूर्णिमा बनाई है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि नारली पूर्णिमा कहां बनाया जाता है? तो ये आपके महाराष्ट्र में बनाया जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? संसद के दोनों सदनों के चुनाव पर, या राज्य विधानमंडल के सदनों के चुनाव पर, नगर पालिकाओं के चुनाव पर, या उपचुनाव पर? तो देखिए नगर पालिकाओं के चुनाव पर लागू नहीं होता है जनप्रतिनिधि अधिनियम। यह भारत में संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव का जहां संचालन है, इन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, चुनाव से संबंधित भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों तथा चुनावी विवादों के निपटारे से संबंधित यह प्रावधान है। उपचुनाव की अगर बात करते हैं तो यह भी संसद या राज्य विधानमंडल के सदनों में होने वाले रिक्त पदों को भरने के लिए होता है, इसलिए उन पर भी यह अधिनियम लागू होता है। नगर पालिकाओं और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव में जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित राज्य कानूनों के तहत जो है आयोजित किए जाते हैं, न कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 जो है यह अधिनियम राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे चुनाव आयोग से परामर्श कर लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों की सीटें भरने के लिए विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की संख्या को सीमित कर सके। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है राफ्टिंग का पानी से, वही ये आपके जो है हिंदी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आइए, आप ये मैथ्स का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन जो है लोकटक झील में हुआ है। उसके बाद नारी जो अदालत है, नारी अदालत केरल में शुरू हुआ है। भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी जो है गुजरात में खुला है, और भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर जो है एस रोहित कृष्णा बने। तो देखिए इसमें पूछता है सत्य कौन सा है, तो सत्य जो है केवल आपका डी नंबर है कि भारत का 89वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? एस रोहित कृष्ण बने हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं, अब कहां पर ये जो 3 ऑप्शन गलत है उसको एक बार देख लीजिए। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है ये श्रीनगर की डल झील में हुआ था, याद रखिएगा। भारत का पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर के डल झील में आयोजित हुआ था। सिक्किम में नारी अदालत का शुरुआत हुआ है, ये भी पीवीआई है कि नारी अदालत कहां से शुरुआत हुआ है, तो सिक्किम में शुरू हुआ है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जो है मैग्नस कार्लसन ने जीता है, याद रखिएगा। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप मैग्नस जो कार्लसन है उन्होंने जीता, ये भी वीवीआई है।
ठीक है, ये भी वीवीआई है कि भारत का पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। भारत के पहले अत्याधुनिक जो एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक है, इसका उद्घाटन जो है हैदराबाद में हुआ है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है रियल मैड्रिड को घोषित कर दिया गया है। ललित कला अकादमी अवार्ड 2025 से प्रेमचंद पुखरम्बम जो है इनको सम्मानित किया गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ललित कला अकादमी 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रेमचंद पुखरम्बम जो है उनको सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं तो मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में जो है होम बाउंड फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है। याद रखिएगा, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में होम बाउंड फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है। भारत ने साणंद गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन जो है इसकी सुविधा शुरू की है। गूगल ने अपना नया एआई टूल जो है नैनो बनाना लॉन्च कर दिया। याद रखिएगा, गूगल ने अपना नया जो एआई टूल है नैनो बनाना इसको शुरू किया। तो नैनो बनाना किसका है, तो ये गूगल से संबंधित है, नैनो बनाना। आगे बात करते हैं तो केरल पर्यटन विभाग का सबसे आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। याद रखिएगा, केरल पर्यटन विभाग को सबसे आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है। लाडो लक्ष्मी योजना जो है, ये अभी कुछ देर पहले भी आपको बताए थे, ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत एवं जापान ने जो है चंद्रयान 5 मिशन के लिए जो है समझौता किया है। तो चंद्रयान 5 मिशन में भारत को कौन मदद कर रहा है, जापान कर रहा है। प्रभु श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कनाडा के मिसिसागा शहर में किया गया है, ये याद रखिएगा। जियो पेमेंट्स बैंक ने जो है सेविंग्स प्रो नाम से जो है एक बचत खाता शुरू किया, सेविंग्स प्रो। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया है, तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है गुजरात में शुरू किया गया है। आइए इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो ये जो है गुजरात के कांडला बंदरगाह में शुरू हुआ है। चलिए, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पतिक उद्यान जो है लद्दाख में विकसित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पतिक उद्यान जो है कहां शुरू किया गया है, तो ये आपके लद्दाख में विकसित किया गया है। अमेरिका ने जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है, तो ये अमेरिका ने किया है। चौथी सब जूनियर U15 अंडर 15 जो राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 है, इसको किसने जीता है, तो ये आपके हरियाणा ने जीता है। उत्तराखंड ने जो है धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। तो किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है, उत्तराखंड ने। अजय कुमार भल्ला को जो है नागालैंड का राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अभिनव बिंद्रा को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। ये भी आपके वीवीआई इंपॉर्टेंट है। ये अभिनव बिंद्रा को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। अगला है महिला में भी याद रखिएगा, महिला में दीपिका पादुकोण को किया गया है। भारतीय रेलवे ने जो है वाराणसी में 70 मीटर लंबा जो है रिमूवेबल सोलर जो है पैनल सिस्टम लगाया है। आगे बात करते हैं, एसबीआई ने जो है एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। तो नेपाल में भारतीय दूतावास ने जो है हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ही गया है 75 नंबर का। आइए 76 नंबर पे, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का हीन यान एवं महायान में विभाजन हो गया है, तो चतुर्थ में हुआ था। ये एकदम सरल क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो है ये राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में आयोजित हुआ था। ठीक है, दूसरा इसकी जो अवधि जो है ये 483 ईसा वर्ष पूर्व है, और शासनकाल किस शासक के साल में हुआ था, तो अजातशत्रु, और इसका अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। कार्य में अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुआ था, और इसका जो समय है 383 ईसा वर्ष पूर्व था, और इसके जो शासक थे काल अशोक थे, और इसके जो अध्यक्ष थे साब कमीरिया सुबुगामी थे। इनका कार्य अगर हम बात करते हैं तो भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ जो था अस्थविर और महासांगिकों में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगति सम्मेलन का जो आयोजन है ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसकी अवधि जो है 250 ईसा वर्ष पूर्व है। शासनकाल जो है अशोक के समय हुआ था, और अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र तिष्य थे। कार्य जो था अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अवधि जो है लगभग इसका जो है ईशा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, और शासनकाल जो है कनिष्क के समय में हुआ था। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में इसमें विभाजन हुआ था। तो यही आपसे प्रश्न पूछा था। अगला क्वेश्चन है आपसे, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट के हिसाब से मिलाइए। तो पोत निर्माण पूछता है कि पोत निर्माण लौह इस्पात वायुयान मोटरवाहन कहाँ अवस्थित है, तो देखिए पोत निर्माण जो है, पोत निर्माण ये कोची में स्थित है। लौह इस्पात का जो है ये जमशेदपुर में है। वायुयान जो है ये बंगलुरु में है, और मोटर वाहन जो है ये दिल्ली में है। अब देखिए कि होता क्या है, तो पोत निर्माण जो है स्थल ये कोची को अरब सागर रानी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। कोची को जो है अरब सागर रानी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है, पोत निर्माण स्थल जो कोचीन है। आगे बात करते हैं, वेमनाट जो कयाल के मुहाने पर स्थित कोची पतन जो है एक प्राकृतिक पतन है।
इस बंदरगाह के निकट जो है एक जलयान निर्माणशाला और पेट्रोलियम शोधनशाला भी स्थापित किया गया है। भारत में लौह इस्पात उद्योगों के विकास क्रम की शुरुआत जो है वर्ष 1874 से होती है, और जब पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की और पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की भी स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है की स्थापना वर्ष 1907 में जे.एम. टाटा के वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर में किया गया था। तो याद रखिएगा कब किया गया था, 1907 में किया गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। यह कारखाना जो है स्वर्ण रेखा और खरखई नदियों के संगम पर स्थापित है। टिस्को को अगर हम बात करते हैं तो टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति जो है गुरुम हिसानी से या बादाम पहाड़ से, और उड़ीसा में ये है, और नोवा मुंडी जो है ये सिंहभूम से, तथा कोयला की प्राप्ति जो है झरिया और पश्चिम बोकारो से होती है। लौह इस्पात कंपनी के बारे में बात करते हैं तो देखिए कुछ लौह इस्पात कंपनियां हैं, जैसे कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है ये आपके शिमोगा कर्नाटक में स्थित है, और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है आपके छत्तीसगढ़ भिलाई में स्थित है। आगे बात करते हैं सोवियत संघ के सहयोग से है जो 1955 में यह बनाया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है राउरकेला उड़ीसा, ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। सेलम इस्पात संयंत्र जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत में वायुयान निर्माण उद्योग का संचालन जो है बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल जो है के द्वारा किया जाता है, और हॉल द्वारा लड़ाकू विमान, एरोस्पेस क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर इंजन, सुकोई, मिग और जगुआर जैसे उन्नत विमानों का निर्माण किया जाता है। हॉल में हॉल अपने 4 यूनिट के साथ उत्पादन का कार्य करता है, और इसके 13 डिवीजन है जो 6 राज्यों में स्थित है। इसमें नासिक, कोरापुट, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, बेंगलुरु डिवीजन प्रमुख है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पे किया है तो नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। भारत में मोटर गाड़ी उद्योग मुख्यतः जो है बड़े शहरों के आसपास केंद्रित है, जहां आधारभूत संरचना एवं बाजार दोनों क्या है सुगमता से प्राप्त किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, इसके प्रमुख केंद्र जो है दिल्ली, मुंबई, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, मैसूर और जमशेदपुर में है। अन्य तथ्य में बात करते हैं तो पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित लुधियाना शहर जो है साइकिल एवं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा लुधियाना जो है साइकिल और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला पेट्रोकेमिकल उद्योग जो है इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये था, और इसे 1969 में स्थापित किया गया था। प्लास्टिक उद्योग को जो है सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। किस इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। भारत में अखबारी कागज की पहली मिल मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1947 में लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपसे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का प्रमुख कार्य क्या होता है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का संसद के लिए विधेयक बनाना बिल्कुल नहीं, विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करना बिल्कुल यही बात है। तो वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो है को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया था 2019 में। एनएसओ जो है ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनएसओ के मुख्य कार्य क्या क्या है तो देश में सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्र से जो संबंधित विश्वसनीय डेटा है उसको एकत्रित करना होता है। आगे बात करते हैं तो जीडीपी, राष्ट्रीय आय, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े भी यही जारी करता है एनएसओ। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तहत जो है रोजगार, बेरोजगारी, उपभोक्ता व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के संबंध में भी सर्वेक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक क्या है तो बल का एसआई मात्रक, अच्छा एसआई मात्रक जो पूछता है ये क्या है तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका प्रतीक एन होता है। 1 न्यूटन का जो बल होता है वो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो उत्पन्न करता है वो होता है। वस्तु का संवेग जो होता है इंपल्स इसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है। इसका एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। और संवेग एक सदिश राशि है और यह गति की मात्रा को बताता है। संवेग में परिवर्तन को आवेग तथा संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है उसके जड़त्व की माप होती है और इसका एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रकृति को ही जड़त्व कहते हैं। घर्षण बल सदैव जो होता है ये वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। गति का प्रथम नियम कहता है कि वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को बल की परिभाषा, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है। गति का द्वितीय नियम जो है यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है F = ma होता है। और न्यूटन का तृतीय गति क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत एवं प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है और यह नियम जो है 2 विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है आपसे, मिलान करना है पिच, प्रबलता, प्रतिध्वनि, चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग, ध्वनि का परावर्तन, स्टेथोस्कोप, हर्ट्ज और डेसिबल। तो देखिए जो पिच होता है इसका इसका मिलान जो होता है ये हर्ट्ज से होता है, प्रबलता जो होता है इसका डेसिबल से होता है, प्रतिरोध जो होता है ध्वनि का परावर्तन से होता है और जो चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो चिकित्सा में डॉक्टर साहब किस चीज का उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का करते हैं। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। आगे आइए कुछ थोड़ा सा और समझ लेते हैं। स्पष्ट जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी जो होती है वो 17 मीटर होती है। ये भी आपके
क्वेश्चन का पूछा गया है। पिच ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये भी याद रखिएगा। पिच के अधिक होने पर ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है तथा ध्वनि होता है जो पतला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। अगर हम बात करते हैं ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 के बारे में, तो इसका आयोजन जो है स्विट्जरलैंड के लेटजी वुड स्टेडियम में हुआ था और इसमें जो है जर्मनी के जूलियन वेबर ने आपका जो है 19.51 मीटर थ्रो के साथ प्रथम स्थान हासिल किया था। तो याद रखिएगा, इसमें प्रथम स्थान जर्मनी के जूलियन वेबर ने हासिल किया था 91.51 मीटर के साथ। इसमें जो है भारत के भाला फेंको खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 85.01 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था और इसमें तीसरा स्थान जो है त्रिनाद एंड टोबैगो के कैरसन वॉलकॉट ने इन्होंने प्राप्त किया था। अगला चलिए कुछ तथ्य के बारे में। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित कर दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, इसे भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई। याद रखिएगा, भारत का पहला चारागाह पक्षी जनगणना कहां आयोजित किया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया चारागाह पक्षी जनगणना। अगस्त 2025 में इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को, यानी कि अब आपका जो सड़क होना चाहिए वो भी अब आपके अनुच्छेद 21 के तहत हो गया है, जो मोटर योग्य सड़क होंगे। तो भारत में अधिक जो अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना राज्य को मिला है। भारत में सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार तेलंगाना राज्य को मिला है। जापान यात्रा के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है शुभ डरुमा गुड़िया भेंट किया गया था। ये भी आपके एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि कहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ डरुमा गुड़िया भेंट किया गया है। तो जापान यात्रा के दौरान किया गया है। जो सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब है, ये भारत ने जीता है और ये भी बड़ा उत्कर्ष की बात है, इसको भी इंपॉर्टेंट है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी जी को किया गया है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। और इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसको देख लीजिए। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने जो है संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। तो याद रखिए, कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला एवं स्वयं सहायता समूह ने जो है संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार जीता है। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने जो है गणेश उत्सव को जो है अपना आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य नासा ने कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। भारत ने जो है चेन्नई तमिलनाडु में अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। ऑपरेशन मुस्कान 9 जो है, सॉरी ऑपरेशन मुस्कान 11 जो है, ये तेलंगाना पुलिस द्वारा संचालित किया गया है। जैसलमेर राजस्थान में जो है 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का क्वेश्चन ये बनेगा कि कहां पे 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा स्थल का अवशेष मिला है? तो राजस्थान के जैसलमेर में मिला है। वर्ष 2027 में होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा करेगा। कौन करेगा? माल्टा। ये भी वीवीवीवी है कि राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी कौन करेगा? माल्टा करेगा 2027 में। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है और नेपाल में गाय जात्रा त्योहार का आयोजन किया गया है। गाय जात्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन की असफलता का कारण बनी थी? तो चौरी चौरा की घटना, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता, या आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की घोषणा, या तुर्की में जो क्रांति थी? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन के असफलता का कारण वर्ष 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति हुई एवं तत्पश्चात 1923 में जो है धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं, तो खिलाफत आंदोलन की असफलता का जो कारण था वर्ष 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में जो क्रांति हुई थी एवं उसी के पश्चात 1923 में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना हुई थी, यही था। आगे बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समृद्ध अधिकार छीन लिए गए थे एवं खलीफा का पद को भी समाप्त कर दिया गया था। विश्व भर में मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान ने भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यहाँ आंदोलन शुरू किया था। 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाइयों ने किया था। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग को अस्त्र के रूप में अपनाए जाने की घोषणा की गई थी। अब्दुल कलाम आजाद इस आंदोलन के प्रचार प्रसार जो है अल हिलाल नामक पत्रिका के माध्यम से किए थे। अगला क्वेश्चन है आपसे, लॉर्ड लिंटन ने किसके प्रति आक्रामक नीति को अपनाया था? तो लॉर्ड लिंटन ने अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति अपनाया था। लॉर्ड लिंटन ने जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति को अपनाया था। लॉर्ड लिंटन जो है 1876 से 1880 तक वाइसराय रहे थे भारत के। लॉर्ड लिंटन की जो अफगान नीति के कारण काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद इस नीति को अग्रामी विचारधारा की नीति भी कहा गया था।
ठीक है, लिटन की जो अफगानिस्तान नीति का उद्देश्य था, अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाना था और रूस के प्रभाव को रोकना था। इसी नीति के परिणाम स्वरूप जो है द्वितीय आंग्ल अफगानिस्तान युद्ध जो है 1878 से 80 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अफगान प्रतिरोध को समाप्त कर दिया था तथा शेर अली रूस भाग गए थे, जिसके बाद उनके पुत्र याकूब खां के साथ गंडमक की संधि की गई थी। गंडमक की संधि जो है 26 मई 1879 ईस्वी को अंग्रेज तथा याकूब खां के बीच हुई थी, जिसके तहत याकूब खां अफगानिस्तान में अस्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट तथा हेरात एवं अन्य स्थानों पर एजेंट रखने के लिए स्वीकार कर लिया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था, यह 1839 से 42 के बीच में चला था और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय जो है लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ये जो है यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं और इनमें न्यूनतम जो आकर्षण होता है ये होता है। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? इसमें उत्तर जो है सी हो जाएगा। ठोस के कण जो होते हैं व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण अधिक होता है वे ठोस कहलाते हैं। ठोस जो है असंपीड़न एवं कठोर होते हैं तथा इनके अवयवीय कणों के मध्य जो है रिक्त स्थान कम होता है और इसका घनत्व जो है गैस और द्रव्य की तुलना में अधिक होता है। ठोस जो है व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं और इसका गलनांक जो है प्रायः अधिक होता है। किस पदार्थ का वाष्पीकरण होता रहता है? तो किस पदार्थ का जिसके क्वथनांक जो होते हैं, इसके जो क्वथनांक से नीचे के ताप पर होते हैं उनका जो है वाष्पीकरण होते रहता है। आइए देखिए क्वथनांक को समझते हैं। क्वथनांक जो है जिसको बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं, निश्चित ताप पर द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है और वाष्पन में जिस निश्चित ताप की आवश्यकता होती है वह ताप क्वथनांक कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है अशुद्धि मिलने से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो सौर्य विकिरण या प्रकाश हो सकता है, तापमान हो सकते हैं, आर्द्रता हो सकता है, वायु वेग होगा, वायु दाब होगा, जल का गुण होगा, जलीय भाग की गहराई होगी और जलीय भाग का आकार होगा। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है और वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 केजी द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो ये यूएसए के लिए कर दिया है। देखिए अगस्त 2025 में भारतीय डाक विभाग ने यूएस के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा जो है अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में। तो 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो है इनको स्वर्ण पदक मिला है। एडीआर के 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक आपराधिक मुकदमे जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में जो है 67% की बढ़ोतरी हुई है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत जो है अहमदाबाद में इस बार की गई है। 25 अगस्त 2025 को जो है मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में जो है जुरिक प्रथम स्थान पर रहा है। पाइड विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में होगा और सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास का आयोजन जो है अमेरिका और इंडोनेशिया के नेतृत्व में हुआ है, किंतु वास्तव में यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। आगे बात करते हैं पैरा टेबल टेनिस जो है, पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भाविना पटेल बन गई है। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि पैरा टेबल टेनिस के विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है, तो भाविना पटेल बनी है। आगे बात करते हैं भाविना पटेल जो है पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी भी बन गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह है? जोवियन ग्रह तो ये आपका बृहस्पति है। देखिए बृहस्पति जो होता है वो जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह होता है। ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक या पार्थिव, दूसरा जोवियन। आंतरिक या पार्थिव ग्रह वह ग्रह जिसमें कौन कौन आएंगे? बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगा, मंगल आएगा। वही बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह में कौन आता है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं। अगर हम बात करते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटा बुध, उसके बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। क्षुद्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जिसको एस्टेरॉइड कहा जाता है, ये सूर्य के चारों तरफ जो है अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिक्रमा करता है क्षुद्र ग्रह। धूमकेतु जो होता है जिसको पुच्छल तारे भी कहते हैं कॉमेट्स इंग्लिश में, आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर जो है परवलयाकार आकार पथ को पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। पार्थिव ग्रह एवं जोवियन ग्रह में अंतर देख लीजिए। जोवियन ग्रह जो है इसका निर्माण पार्थिव ग्रह जो होता है इसका निर्माण सूर्य से निकट हुआ है जो पार्थिव ग्रह होते हैं, और इसके निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर होता है जोवियन ग्रह में। ठीक है, ये थोड़ा सा अव्यवस्थित तरीके से इसमें कर दिया गया। ये फर्स्ट पॉइंट पार्थिव ग्रह के लिए और सेकंड पॉइंट आपके जोवियन ग्रह के लिए। दूसरा है सूर्य से निकटता के कारण पार्थिव ग्रह का तापमान अधिक होता है और सूर्य से दूरी के कारण तापमान कम होता है। किसका? जोवियन ग्रह का। तो फर्स्ट सेकंड जो है पार्थिव और जोवियन ग्रह के संबंधित ये दिए गए हैं। अगला जो है पार्थिव ग्रह जो होता है ये ठोस ग्रह होता है और जोवियन ग्रह जो है एक प्रकार का गैसीय ग्रह होता है। पार्थिव ग्रह के छोटे आकार के कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण जो है शक्ति कम होती है और जोवियन ग्रह के बड़े आकार के कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होती है। ठीक है, पार्थिव ग्रह के छोटे आकार के कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है कम होती है, जबकि जोवियन ग्रह के आकार के कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है, ये देखिए यहाँ ये कम यहाँ लिख दिया, यहाँ होगा, ये सब
उल्टा पुल्टा लिखा है लोग, यहाँ पे अधिक होता है। ठीक है, जोवियन ग्रह का अधिक होगा, पार्थिव ग्रह का कम होगा, ऐसे समझिए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण यह गैसों को अपनी ओर क्या करता है, यह गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाता है, जबकि ये जो होता है ये अधिक मात्रा में आकर्षित कर पाता है। थोड़ा सा ये लिखने में इन लोगों को बनाने में मिस्टेक हो गया है, बाकी आप समझिए इस तरह से। इस ग्रह पर धूल कण और गैस की कमी पाई जाती है, बल्कि इस उल्टा इसके वाले पे अधिकता पाई जाती है। अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणें सौर पवने और पृथ्वी की चुंबकीय प्रभावों के मध्य घर्षण के कारण जो है ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है और इसको हम लोग अरोरा कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा है। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिण ध्रुव पर इसको अरोरा ऑस्ट्रालिसिस बोला जाता है, ऑस्ट्रालिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग, असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने त्याग दिया था। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी सेवा के लिए केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। यह उपाधि खासकर बोअर युद्ध 1899 से 1902 के दौरान घायल ब्रिटिश सैनिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए इनको दी गई थी, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा भर्ती कराने वाले सर्जन से संबोधित किया गया था। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है यह उपाधि त्याग दिया था। आगे बात करते हैं, असहयोग आंदोलन के समय जो है जमानलाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की भी उपाधि त्याग दी थी। आगे बात करते हैं, जलियांवाला नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। अगला क्वेश्चन है, जब आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तब अर्थव्यवस्था पर क्या होता है? तो तरलता में वृद्धि होना, तरलता में कमी होना, बढ़ाएगा तो कमी होगा, मुद्रास्फीति नियंत्रित होना, ये दोनों पॉइंट सही है, तो बी और सी सही हो जाएगा। देखिए, रेपो दर क्या होता है? तो वह दर होता है जिस पर आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिनिधियों के बदले अल्पकालीन ऋण देता है। तो जब ऋण का प्रतिशत बढ़ाएगा तो हम लोग ऋण कम लेंगे, तो ऋण कम लेंगे तो तरलता में कमी आएगी, तरलता में कमी आएगी तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होगा। ठीक है, देखिए, रेपो दर दो प्रकार के होते हैं, एक ओवरनाइट रेपो होते हैं, एक टर्म रेपो होते हैं। ठीक है, ये एक दिन के लिए होता है, ये जो होता है एक दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए और 28 दिन के लिए होता है। रेपो दर को जो है बेंचमार्क पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेंचमार्क जो पॉलिसी रेट है ये किसको कहा जाता है? तो रेपो दर को कहा जाता है। आरबीआई द्वारा रेपो दर का प्रयोग जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य तौर पर किया जाता है। जब आरबीआई द्वारा रेपो दर की वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता की कमी आती है और इस समय मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाता है। मुद्रा गुणन क्या होता है? यह किसी अर्थव्यवस्था में उसके मौद्रिक आधार पर और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ बैंक जमाओं की वृद्धि होने के साथ बैंकों द्वारा अधिक ऋण सृजन होता है, जिससे चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणन में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है आपसे, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, दक्षिण पूर्वी एशिया में रूबेला से मुक्त होने वाला छठा देश कौन बन गया है? तो नेपाल बन गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया में रूबेला से मुक्त होने वाला छठा देश नेपाल है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व दक्षिण एशिया के क्षेत्र में रूबेला मुक्त होने वाला देश में कौन कौन है? तो भूटान है, डीपीआर है, कोरिया है, मालदीव है, श्रीलंका है और तिमोर लेस्ते है। याद रखिएगा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझ लीजिए। भारत जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बन गया है। मिस यूनिवर्स जो इंडिया 2025 का किताब जो है इसको किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा जो राजस्थान है उन्होंने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का किताब, मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। एसबीआई ने जो है अग्निवीरों के लिए बिना गारंटीड के 4 लाख रुपए तक का ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का बात किया है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले भी उसमें दिया हुआ था। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कृषांगी जो मेश्राम है ये बनी है, और भारतीय नौसेना की जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा जो है ये श्रीलंक्स 2025 को नौसैनिक अभ्यास हेतु श्रीलंका में आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे थे। जैकब बेथेल जो है ये इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बन गए, जैकब बेथेल। हॉक के बारे में बात करते हैं तो हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल ये सिस्टम जो है लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य तमिलनाडु बन गया है। असम सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस देने के लिए पोर्टल शुरू किया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला रुद्रास्त्र जो है ये क्या है? तो ये रुद्रास्त्र जो है एक मालगाड़ी है। सुर्खियों में रहने वाला रुद्रास्त्र जो है एक प्रकार का मालगाड़ी है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने रुद्रास्त्र जो नामक एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जो लगभग 4.5 किलोमीटर का है, ये गज ख्वाजा स्टेशन उत्तर प्रदेश और गढ़वा स्टेशन झारखंड के बीच सफलता परीक्षण किया है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि सुर्खियों में रहने वाला रुद्रास्त्र जो है ये एक आपका मालगाड़ी है जो 4.5 किलोमीटर लंबा है। आगे बात करते हैं, जून 2025 में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित रुद्रास्त्र जो है नामक ड्रोन का सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया है। आगे बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश मोल्डोवा बन गया है। रट लीजिए इसको, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन में 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो मोल्डोवा बन गया है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कंबल यानो जो है माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक रमेश बुदियाल ने जीता है। भारत जो है ये पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पुनर्नुमान में 30% की वृद्धि जो है किया है। आगे बात करते हैं, दोरजीलुंग जो है जल विद्युत परियोजना ये भूटान में स्थित है। भारतीय मुक्केबाज निशा और मुस्कान ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधिकारिक रूप से एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये ऑस्कर अवार्ड को ही जाना जाता है। चलिए, ऑस्कर अवार्ड को आधिकारिक रूप से एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1929 में हुई थी। ऑस्कर अवार्ड और नोबेल अवार्ड दोनों पाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो ऑस्कर अवार्ड जो है पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है भानु अथैया है, जिन्होंने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनब्रो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए रॉयल पुरस्कार जीता था। सत्यजीत रे जो है ये पहले भारतीय थे जिन्होंने सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड जीता था। संगीतकार जो एम एस किरवानी है, इनको वर्ष 2023 में नाटू नाटू संगीत के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एम एस किरवानी को 2023 में नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। आगे बात करते हैं, ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाला प्रथम भारतीय फिल्म जो है मदर इंडिया 1957 है, जिसके निर्देशक महबूब खां थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है पुर्तगालियों द्वारा भारत में नहीं लाई गई थी? तो मिर्च लाया गया था, तंबाकू, पपीता, ये तीनों लाया गया था। अफीम जो है इनके द्वारा नहीं लाया गया था। देखिए, भारत में अफीम की फसल जो है पुर्तगालियों द्वारा नहीं लाई गई है। पुर्तगालियों द्वारा भारत में आलू, मिर्च, पपीता, टमाटर, तंबाकू, काजू, मूंगफली, अनानास जैसी फसलें लाई गई हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण की शुरुआत जो है पुर्तगालियों की ही देन है। और भारत में तंबाकू की खेती 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा ही 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया गया था। और गोवा के पादरियों द्वारा 1557 ईस्वी में पहली पुस्तक जो है भारत में छपी थी। भारत में गोथिक कला जो है, गोथिक कला मतलब इस तरह के जो निर्माण होते हैं मंदिरों, ये चर्च वगैरह का, उसका ये इस तरह का जो निर्माण होता है उससे संबंधित है। तो भारत में गोथिक कला का दिन भी पुर्तगालियों का ही है। 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में एक मुद्रणालय की भी स्थापना किया था। और भारत में व्यापार के उद्देश्य से आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली ही थे। आगे बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है? तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा जो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। चलिए इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं श्रव्यता के बारे में। देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता और इसलिए इन्हें अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स का, इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। अवश्रव्य तरंगे का तरंगदैर्घ्य जो होता है ये अधिक होता है, किंतु पराश्रव्य तरंगे जो होती है, पराश्रव्य तरंगे, अरे इसका ये कहां गया, जो अवश्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है ये अधिक होता है और पराश्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो होता है ये बहुत कम होता है। अवश्रव्य तरंगों को ही हम लोग इंफ्रासोनिक और पराश्रव्य को ही अल्ट्रासोनिक बोला जाता है अंग्रेजी में। ध्वनि का जो तारत्व है उनकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। पराश्रव्य तरंगों को जो है गॉल्टन की सीटी, साइलेंट विशल भी द्वारा, जो साइलेंट विशल होता है इसी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मतलब आप जो साइलेंट विशल उत्पन्न करते हैं उसमें कौन सी ध्वनि निकलती है? पराश्रव्य तरंगे निकलती है। पराश्रव्य तरंगों को विभिन्न उपकरणों में भिन्न भिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। उदाहरण स्वरूप समुद्र की गहराई मापने हेतु प्रयुक्त होने वाले सोनार में, अल्ट्रासाउंड मशीन में, इकोकार्डियोग्राफी में, ईसीजी जिसको बोलते हैं, सोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में एवं स्वचालित दवाओं के नियंत्रण आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ध्वनि एक तरंग है, यही कारण है कि यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में जो है अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, टीवी रिमोट में अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की चाल गैस में न्यूनतम एवं ठोस में अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है आपसे, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो 46 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या जो होती है ये इतनी होगी। देखिए ये एक फॉर्मूला पर आधारित है, इसको फॉर्मूला से आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, सूची एक स्तंभ एक को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए और कुटुंब में सही विकल्प को चुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, झिल्ली विहीन, एकल झिल्ली या दोहरी झिल्ली। तो आइए इसके व्याख्या को पढ़ते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये दोहरी झिल्ली युक्त होती है, राइबोसोम्स होता है ये झिल्ली विहीन होता है और लाइसोसोम जो होता है ये एकल झिल्ली वाला होता है। ठीक है, यूकार्योटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार क्षण और कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं को छोड़कर पौधे एवं जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एटीपी का निर्माण जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। लाइसोसोम्स का निर्माण जो है गोल्गी कॉइल में होता है। लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है, राइबोसोम्स को। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द, तो सेरीकल्चर शब्द जो है ये रेशम कीट पालन से है। आइए यहाँ पे कुछ शब्दों को देख लेते हैं। जैसे सेरीकल्चर जो होता है ये रेशम कीट से होता है, पीसीकल्चर मत्स्य से होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से होता है, विटीकल्चर अंगूर की खेती से होता है, सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण से होता है, वर्मी कल्चर केचुआ पालन से होता है, एक्वाकल्चर जलीय जीव पालन से होता है और पल कल्चर जो होता है मोती पालन से होता है। चलिए बोमेन संपुट किस
तंत्र का भाग होता है, तो बोमेन संपुट जो होता है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। बोमेन संपुट उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। वृकक प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्रत्येक वृकक लगभग जो होता है 10 लाख वृकक नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो होता है ये वृकक की कार्यात्मक इकाई होती है और नेफ्रॉन में एक जो है प्याला नुमा संरचना होता है जिसे बोमेन स्पुट या बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं हम लोग। वृकक में बनने वाली पथरी जो है कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी की इकाई है? तो जीन जो होती है ये अनुवांशिकी की इकाई होती है।